Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? All right. Let's begin. थोड़ी देर हमने वेट किया उन लोगों का जो ज्वाइनिंग कर लेते, बट लेट्स स्टार्ट नाउ. मेरी आवाज़ आप सबको प्रॉपरली आ रही है? मैंने स्क्रीन शेयर की है, एक्सेल फाइल वो नज़र आ रही है? जिसमें जितना कंफर्म कर दें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. ऑल राइट, ठीक है जी. सो बेसिकली विंटर 2019 का ये क्वेश्चन हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, और फिर एक वीकेंड का हमारे पास गैप आया था ड्यू टू माय ऑक्यूपेंसी. सवाल था, परफेक्ट बिल्डिंग एंड प्लम्बिंग सप्लाईज लिमिटेड एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर, दो तीन तरह के मटेरियल्स में काम करते थे. प्लम्बिंग, हीटिंग एंड बिल्डिंग मटेरियल्स में दो डिविजन्स बने हुए थे इनके पास. प्लम्बिंग डिवीजन अलग बना हुआ था, बिल्डिंग मटेरियल्स का डिवीजन अलग बना हुआ था. और हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज करके ये देखा था कि इन दोनों में से कौन सा डिवीजन ज्यादा नुकसान में है. बिल्डिंग डिवीजन और प्लम्बिंग डिवीजन, इन दोनों के हमने क्राइटेरिया कैलकुलेट किए थे, और ये देखा था कि जो डायरेक्टर्स ने क्राइटेरिया दिया है यहाँ पर, जो बोर्ड ने हमें क्राइटेरिया दिया है, क्या वो क्राइटेरिया पूरे तरीके से मीट हुआ है या नहीं हुआ है. और कोई चार मैटर्स हमें यहाँ पे रिपोर्ट करने थे, तो उन चार मैटर्स को हमने यहाँ पे इस तरह से क्लासिफाई किया था. ठीक है. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि अगर तुम लोगों को टाइम मिले तो इसे जो है वो अपने तौर पर अपने ओन पर सॉल्व करना. हम अगली क्लास में इसके रिमेनिंग पार्ट्स का सोल्यूशन करेंगे और उन्हें जो है वो सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. तो पहला वाला जो पार्ट है, यूजिंग इंफॉर्मेशन अपेंडिक्स 1 या अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2, compare divisional performance for the years 31st December 2019 and 2018 and recommend four matters for the board and divisional management to address. चार मैटर्स यहाँ पे हमें यहाँ पे बताने थे, हम बता चुके. अगला ये कहते हैं कि अगर हम एक सिंगल ई बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो हमें क्या फवायद होंगे इन टर्म्स ऑफ ई मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. तो अगर आप लोगों में से किसी ने सॉल्व किया है तो वो बता सकते हैं, चैट पे लिख सकते हैं इसका आंसर, या माइक पे पढ़ भी सकते हैं अगर उन्होंने लिखा है तो. आई गेस किसी ने भी नहीं किया है. चलो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट्स से अगर हम पार्ट बी की बात करते हैं, और पार्ट बी में जो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात हो रही है, तो इसके क्या फायदे होंगे, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. एक ये बात है हमारे पास, एंड हमारे पास दूसरा उन्होंने पूछा है, ई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज दैट इट वुड क्रिएट. ई मार्केटिंग इट वुड क्रिएट. ठीक है, साथ बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी राइट पॉइंट. साथ ने ई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज में एक पॉइंट बताया है, मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ. He's saying collection of valuable customer data which can be used for market intelligence and future product direct directions. इसको सिंपल जबान में कहा जाता है availability of big data, large customer base. आपकी कस्टमर बेस का जितना डेटा है वो सिंगल हैंडेडली आपके पास एक जगह मौजूद होगा. इसको डेटा माइनिंग भी कहते हैं. अच्छे तरीके से आप उस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं. बिग डेटा का क्या मतलब होता है? बिग डेटा का मतलब ये होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके पास बहुत सारा डेटा मौजूद होता है. जैसे पहले के दौर में क्या होता था, एक नया मॉडल आ रहा है, एक नई गाड़ी आ रही है, लोगों को ये असेस करना है कि उस गाड़ी के बारे में कस्टमर का क्या सेंटिमेंट है, लोगों का क्या सेंटिमेंट है, कंपनी को असेस करना है. तो कंपनी सर्वे करवाती थी, फॉर्म्स भरवाती थी, वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता था. सर्वे फॉर्म्स में जो क्वेश्चन लिखे हुए उन्हीं में वो डेटा आ रहा है. ठीक है. यहाँ पे अब बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन हो गई है. कोई नई गाड़ी आ रही है तो उसके बारे में जो डेटा मिलता है वो फेसबुक के कमेंट्स से मिलता है, कि कमेंट्स में कितनी बार ऑसम लिखा गया है, कमेंट्स में कितनी बार पॉजिटिव वर्ड्स लिखे गए हैं, कमेंट्स में कितनी बार
नेगेटिव वर्ड्स लिखे गए। इसी तरीके से हम एक स्टेप आगे बढ़े तो कितनी दफा उनकी पिक्चर्स को शेयर किया जा रहा है, लोग उनकी क्या एस्टिमेटेड वैल्यू लगा रहे हैं, लोग कमेंट्स में क्या लिख रहे हैं कि एक्सपेंसिव है इनएक्सपेंसिव है, कौन से ऑप्शन में होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए। इस तरह कॉन्सेप्ट के जो आइडियाज होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं अभी अभी इन्वेंट नहीं हुए होते पूरी तरीके से, उनको भी मार्केट में इशू किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ताकि लोगों का सेंटिमेंट या लोगों का व्यू हासिल किया जा सके। फेसबुक के कमेंट्स का डेटा एक 100% अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। उन कमेंट्स में किसी ने मजाक किया है, किसी ने तफरी की है, किसी ने काम की बात की है, किसी ने बेकार बात की है, तो ये बिग डेटा का वर्ड उसके लिए इस्तेमाल होता है। बिग डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बहुत सारा डेटा आज आपके पास मौजूद है, ठीक है ना। कमेंट्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, फिर इसके अलावा जो है वो इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो गई जो लोग सोशल मीडिया पर करते हैं, उनके लाइक्स के रिएक्शंस, कमेंट्स के रिएक्शंस, ये सारी चीजें बिग डेटा के अंदर आती है। फिर मैप्स के थ्रू लोग कब कहाँ किस वक्त किस जगह को ज्यादा विजिट करते हैं, कौन से अम्यूजमेंट पार्क्स की कितनी ऑक्यूपेंसी रहती है, लोग किन दिनों में ज्यादा ट्रैवल करते हैं, ये एयरलाइंस का डेटा, फिर उसके बाद गूगल मैप्स का डेटा, फिर उसके बाद गूगल सर्चेस का डेटा, सर्च इंजन का डेटा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का डेटा, ये सारा बिग डेटा कहलाता है। तो जब आपका एक सिंगल बिजनेस प्लेटफॉर्म होगा और उसको एक सेंसिबल तरीके से आप चलाएंगे, तो ये जो बिग डेटा है इसकी अवेलेबिलिटी आपके पास बहरहाल मौजूद होगी, ठीक है ना। एक्सीलेंट पॉइंट, बिल्कुल सही कहा। एक और पॉइंट आया था हमारे पास, टारगेटेड मार्केटिंग, accessibility to large customer base, customization can be offered, monitoring customer feedback। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही पॉइंट बता रहे हो। अगर हम पहले ई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को देख लें तो हमारे पास टारगेटेड मार्केटिंग का पॉइंट बिल्कुल सही है। थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म, असल में देखो जो बिजनेस है वो रिलेटेड है, दोनों आपस में रिलेटेड है, प्लम्बिंग डिवीजन बिल्डिंग डिवीजन दोनों आपस में रिलेटेड है। तो यहाँ पे प्रमोशंस भी निकाली जा सकती है, कंबाइंड प्रमोशंस can be offered to customers since the products are complementary। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं तो कंबाइन ऑफर्स या कंबाइन प्रमोशंस दी जा सकती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। eliminating the need for an extensive warehouse system, just in time inventory model। नहीं, जस्ट इन टाइम नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि मतलब उसी उसी वक्त जो है वो आप उसको प्रोड्यूस करवाएं सप्लायर से। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सप्लायर के साथ आप एक इन्वेंट्री लेवल अग्री कर लें कि आपको इतना इन्वेंट्री लेवल कम से कम रखना है जो हमारे ऑर्डर्स आते रहते हैं, और आप जो है वो बेसिकली उनको डायरेक्टली डिलीवर कर दें। सप्लायर्स जो है वो डायरेक्टली डिलीवर कर दें किनको, कस्टमर्स को, सही है ना। ई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज में एक पॉइंट और था, तुमने लिखा था कस्टमर फीडबैक कैन बी ऑब्टेन्ड from a single platform and analyze for betterment। ये मैं छोटे छोटे करके लिख रहा हूँ, एग्जाम में ज़ाहिर है आप लोगों को एक लेंथ के साथ, एक डिटेल के साथ इसको जो है वो ओवरऑल लेवल पे लिखना होगा, ठीक है। कस्टमर सर्विस कैन बी कंडक्टेड, कस्टमर्स के सर्वे की जा सकते हैं, मोरलेस के ऊपर वाले पॉइंट से लिंक भी है। लेकिन एक होता है कि आपने सिर्फ एक सादा सा फीडबैक ले लिया, और एक होता है कि आपने फीडबैक के साथ उनसे एक सर्वे फॉर्म पूरा फिल करवाया कि एग्जैक्टली कहाँ पे मसला आ रहा है, ताकि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसका डेटा जो है वो आ सके, ठीक है। अब अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डेवलपमेंट कॉस्ट एंड सपोर्ट कॉस्ट will be very low since one platform is being made। अगर दोनों डिविजन अपने लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बनवाते तो डेवलपमेंट की कॉस्ट और सपोर्ट की कॉस्ट काफी हद तक बढ़ जाती। तो एक सिंगल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की एडवांटेजेस में से एक एडवांटेज है कि आपके यहाँ पे पैसे बच रहे हैं, सिंगल की स्पेलिंग, ठीक है, यहाँ पर आपके पैसे बच रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा कोई अननेसेसरी डुप्लीकेशन नहीं होगी, बंदों की, सिस्टम की मेंटेनेंस की, सिस्टम के मसाइल की, इस तरह की सारी चीजें। आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आपको एक वक्त में एक को हैंडल करना है, दो होते हैं, आपकी आईटी की टीम बड़ी होती है, आपका स्टाफ बड़ा होता है, आपकी कॉस्ट
ज्यादा आ रही होती, वो सारी चीजें जो है वो बहरहाल बच जाएंगी, ठीक है ना। और एक पॉइंट अभी किसी ने चैट पर मेंशन किया था, नाम नहीं लिखा हुआ है, कुछ कोड लिखा हुआ है, क्रॉस सेलिंग का। एक्सीलेंट पॉइंट सर। सिंस ऑल products will be on website, there will be cross selling of complementary products। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की क्रॉस सेलिंग होती है। सर ये क्रॉस सेलिंग क्या होती है? भाई मैकडोनल्ड्स जाते हो, काउंटर पे लेना होता है तुम्हें जो है वो एक बर्गर, बर्गर के साथ तो तुम्हें फौरन पूछते हैं सर वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट। आप बोलते हैं बिल्कुल जी, फ्राइज भी खाएंगे, हम तो आए दुनिया में सारा अनाज खत्म करने के लिए याजूद माजूद, हम फ्राइज भी खाएंगे। फिर वो बोलते हैं सर वुड यू लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक विद इट, आप बोलते हैं वो भी करेंगे। फिर वो बोलते हैं सर वुड यू लाइक टू हैव इट अपसाइज्ड, आप इसको अपसाइज कराना चाहेंगे फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक को, हम बोलेंगे बिल्कुल, रुए जमीन पे अनाज खत्म करना काम है हमारा, हम ये भी करेंगे। फिर वो पूछते हैं आपसे सर आप चीज की एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज लेंगे, आप बोलेंगे जब इतना सब कुछ सारी चीजें कर ली तो फिर इतनी सी चीज से क्या फर्क पड़ेगा, हम ये भी लेंगे। इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग बेसिकली। क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग, ये जो मैंने अपसाइज वाली बात बताई ये अपसाइज है, लेकिन बर्गर के साथ आपने फ्राइज बेच दी, एक दो और चीजें बेच दी, क्रॉस सेलिंग कहलाती है। इसी तरीके से जब आप फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का कोई काम करवाने के लिए जाते हैं, तो गए थे सीट कवर के लिए, उसने आपको परफ्यूम भी बेच दिया, डैशबोर्ड कवर भी बेच दिया, नीचे का रेक्सीन भी बेच दिया, उसने आपके एक्सटर्नल पे भी दो तीन चीजें करा ली, आपको उसने अच्छे स्पीकर भी दिखा दिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की क्रॉस सेलिंग करते हैं। इसी तरीके से मोबाइल फोन लेने जाते हो, तो जैसे ही मोबाइल फोन खरीदते हो ऑनलाइन, वैसे तो पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं है, इंडिया में बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन कोई फोन खरीदा, फौरन एक ऐड आता है, इसका कवर चाहिए, इसका प्रोटेक्टर चाहिए, इसका वो रेस्टिंग स्टैंड जो होता है जिससे आपको फोन पकड़ना नहीं पड़ता हाथ में, वो चाहिए, इसका आपको एयरपोर्ट्स चाहिए, मतलब हैंड्स फ्री चाहिए, ब्लूटूथ हैंड्स फ्री। लोग कहते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल ये सब चाहिए, तो ये क्रॉस सेलिंग में आता है बेसिकली। लेने जाते हैं आप एक प्रोडक्ट लेके, एक आउटलेट से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब एक बंदे की एक सेल्समैन के आर्ट के ऊपर है। पहले होता था इस तरह से कि आप अच्छे सेल्समैन हुआ करते थे, तो आप शर्ट लेने गए दुकान में, वो कहता था सर ये पैंट इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी, ये पे टाई इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी, सर आप फिर पूरा एक कंप्लीट सूट ही कर लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा 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 करके सेल के नाम पे क्रॉस सेलिंग होती चली जाती है। इसको कहीं रोमन वर्ड्स में अपने रजिस्टर में इस कॉन्सेप्ट को लिख लेना, तो बाकी सवालात में भी इंशाल्लाह आपको ये काम आएगा। सही है ना। फिर यहाँ पे किसी ने चैट पे एक पॉइंट मेंशन किया था, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, जो जस्ट इन टाइम वाला कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे ये किया जा सकता है कि सप्लायर कैन बी इंटीग्रेटेड with the website so they can deliver directly to customer once an order is received। इससे क्या होगा जी, इससे होगा रिडक्शन ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग डुप्लीकेशन। आपको बहुत ज्यादा वेयर हाउसेस नहीं कैरी करने पड़ेंगे, आपने सप्लायर को बोला भाई ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है ना, बिल्कुल बेहतरीन बनाई हुई है मैंने, तुम बिल्कुल खामोशी से इस वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाओ, कोई भी ऑर्डर आता है, ऑर्डर आएगा, बस डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर कर देना, डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर कर देना। कस्टमर वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करेगा, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन की घंटी बजेगी, जिसी घंटी बजे तुमने जो है वो तेजी से इसको बाहर डिलीवर कर देना। हमने बोला बेहतरीन हो गया, कोई मसला ही नहीं है, सप्लायर को बिजनेस मिल रहा है, सप्लायर कभी मना ही नहीं करेगा, ठीक है ना। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार सप्लायर भी तो ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकता है। सप्लायर इसलिए ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकता क्योंकि उसकी दो वजूहत हैं। एक, सप्लायर को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, दूसरा सप्लायर को कोई नहीं जानता, सप्लायर को कोई नहीं जानता, कंपनी को लोग जानते हैं, ठीक है ना, कंपनी को जानते हैं। आज बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप इम्तियाज से खरीदते हैं इस भरोसे पे कि यार इम्तियाज के रेट कम होते हैं। यू डोंट गिव 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 एनी इंटरेस्ट टू दिस फैक्ट कि इम्तियाज ने कंपनी के साथ क्या डीलिंग की है, आपको इम्तियाज कम में ला के दे रहा है, दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स बेसिकली। या तो डायरेक्टली कस्टमर के साथ एक लिंकेज किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो इन्वेंट्री की एनालाइजेशन बहुत बेहतर हो सकती है। इन्वेंट्री एनालाइजेशन could be improved in terms of fast moving and slow moving items।
थ्रू डेटा एनालिटिक्स। आप ये देख सकते हैं कि भाई आपकी कौन सी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट के कौन से प्रोडक्ट पे कस्टमर आता है, क्लिक करता है, स्पेसिफिकेशन चेक करता है, पढ़ता है और भाग जाता है। मतलब कुछ मसला है ऐसा। Amazon की मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी यूट्यूब पे, तुम लोगों में से किसी को चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी, 2 घंटे की पूरी, सही है। उस 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री में एक बात उन्होंने बताई थी जो मुझे भी हैरान कर गई। ये बहुत साल पहले जब इतना ज्यादा डेटा एनालिटिक्स और इन सबका ट्रेंड नहीं था, तब ये जेफ बेजोस के दिमाग में आया था कि यार मुझे ये तक पता चलना चाहिए कि कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आके कहाँ क्लिक करता है, कितनी देर स्टे करता है, कौन सी चीज पढ़ता है और किस चीज को पढ़ के वो वेबसाइट से बाहर निकल जाता है। मुझे उस 1 मिली सेकेंड का डेटा चाहिए जिस वक्त वो बाहर निकला, तो उसने लास्ट कौन सा वर्ड देखा, या किस वेब पेज पे वो था, या उसका माउस का जो कर्सर था वो माउस का कर्सर कहाँ पे था। इस हद तक इसने अपने डेटा को एनालाइज किया और बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर करता चला गया, ताकि ओवरऑल लेवल पे उसके प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट आ सके और वो अपने कस्टमर को एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सर्विस जो है वो दे सके। ठीक है ना। तो ये हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सारे फवायद हो गए। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो ये भी कह सकते हो कि सिस्टम अपडेट एंड सिस्टम इश्यूज कैन बी हैंडल्ड सेंट्रली। कोई वेबसाइट नहीं चल रही, कोई मसला आ रहा है, उसको अपडेट करना है, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू हो गया है, भाई उनको फिक्र करनी ही नहीं है जो कोर बिजनेस का पार्ट है। आईटी की टीम अलग बिठाई हुई है, एक सिंगल सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, लेट देम हैंडल, वो करेंगे जो करना है। आपको इस चीज की टेंशन मतलब लेनी ही नहीं है किसी भी सूरत। तो एक सिस्टम अपडेट, सिस्टम इश्यूज कैन बी हैंडल्ड सेंट्रली, और जो बिजनेस यूनिट्स हैं वो अपने कोर काम पे फोकस करें, उन्हें इस तरह की कोई चीज यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। हाँ भाई, मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर होता है। पार्ट बी 9 नंबर के लिए था, हमने कम से कम 9-10 पॉइंट्स निकाले हैं यहाँ पे। ये समझ आता है। हर पॉइंट को 2-3 लाइन के पैराग्राफ में तुम लोग बताओगे, लेकिन सेंट्रल आइडिया मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि द, इज, एम, आर, दे, विच, ये सब लगा लेना आगे पीछे। जल्दी से जवाब दो भाई, यस या नो लिखो, समझ आया तो आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे, वरना नहीं बढ़ेंगे। मुझे सारे लोगों की अटेंशन चाहिए, मैं कोई चीज बोलूं फौरन चैट पे जवाब दो, इससे अंदाजा होता है कि हाँ भाई अटेंटिव बैठे हैं। वरना वो इधर उधर लाल नोटिफिकेशन आती है, इंस्टा की, फेसबुक की, यूट्यूब की, लोग इधर उधर निकल जाते हैं। ठीक है जी। चलें, आप पार्ट सी में क्या कहते हैं, आउटलाइन द बेनिफिट्स ऑफ पीबीपीएस ऑफ यूजिंग बेंचमार्किंग टू इंप्रूव प्रोडक्ट इंटीग्रिटी एंड स्टाफ टर्नओवर। हाँ भाई, बीएम से कुछ याद आ रहा है? बेंचमार्किंग क्या होती थी? पहले बेंचमार्किंग डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या होती थी जी बेंचमार्क? कंपैरिजन विद द बेंचमार्क, सर सिंपल एज द नेम इम्प्लाइज, बिल्कुल सही है। बेंचमार्किंग का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ कंपेयर करके देखें। कभी कभी बेंचमार्किंग का मतलब ये भी होता है कि आप एक कंपनी की 2 डिपार्टमेंट्स को ही आपस में कंपेयर कर रहे हैं और उनकी एफिशिएंसीज को देख रहे हैं, जैसे इंटरनल बेंचमार्किंग। और इसी तरीके से एक्सटर्नल बेंचमार्किंग होती है, जब आप अपनी चीजों को इंडस्ट्री के और प्लेयर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं स्टील को एनालाइज कर रहा था, तो मैंने देखा था कि एक कंपनी ऐसी थी जिसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेस देन 10% था। वो 100 रुपए की चीज बेच के 10 रुपए से भी कम कॉस्ट ऑफ सेल्स के लेवल पे जीपी बचा रहे थे, और दूसरी कंपनी का उसके कंपैरिजन में 26% था। दोनों ही एक लोकेलिटी में ऑपरेट कर रहे थे। सो बहरहाल बेंचमार्किंग कहलाती है अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना। वो इंटरनली भी हो सकती है ऑन डिपार्टमेंट लेवल, वो एक्सटर्नली भी हो सकती है ऑन लेट्स से इंडस्ट्री लेवल, इकोनॉमी लेवल, कंट्री लेवल, या इवन इन समटाइम्स सब कॉन्टिनेंट के लेवल पे भी बेंचमार्किंग की जाती है। सही ना, समझ में आती है बात। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई इस बेंचमार्किंग को आप यूज कर रहे हैं, आउटलाइन द बेनिफिट्स टू पीबीपीएस ऑफ यूजिंग बेंचमार्किंग टू इंप्रूव प्रोडक्ट इंटेग्रिटी एंड स्टाफ टर्नओवर। हाँ भाई, प्रोडक्ट इंटेग्रिटी और स्टाफ टर्नओवर का क्या मतलब है? ये अकेला साद अरशद नहीं बेड़ा उठाया है। तुम लोगों को एक वीकेंड मिला फारिग, सवाल नहीं किया शायद तुम लोगों ने, किया होता तो लोग जवाब दे रहे होते।
हाँ भाई, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं ताकि हमारे पास स्क्रीन पे जगह बन जाए। यहाँ ले आते हैं। Outline the benefits to PBPS of using benchmarking to improve product integrity and staff turnover. प्रोडक्ट इंटेग्रिटी, प्रोडक्ट रिकॉल, डैमेजेस, मेजर्स। इंग्लिश पे जा रहे हो यार। प्रोडक्ट इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि आप कस्टमर को जो एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उससे कुछ एक्स्ट्रा दें। आपके प्रोडक्ट, एक होता है कंप्लायंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब ठीक है यार, जितनी बात है, जितना मांगा है उतना दे दिया। इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। बाय प्रोडक्ट इंटेग्रिटी we mean that we are adopting the best practices while making our product. We're not just complying with the quality that we have committed to our customers, लेकिन उसके पूरे प्रोसेस में हर चीज हम बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू कर रहे हैं। दिस इज प्रोडक्ट इंटेग्रिटी। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं बेंचमार्किंग की, सॉरी, स्टाफ टर्नओवर की, तो स्टाफ टर्नओवर का मतलब ये है कि कितना जल्दी आपका स्टाफ आपको छोड़ के चला जाता है, कितना जल्दी आपका स्टाफ आपको छोड़ के चला जाता है। तो वो ओवरऑल लेवल पे प्रोडक्ट इंटीग्रिटी का जो यहाँ पे मतलब है वो ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग बेंचमार्क करें। और स्टाफ टर्नओवर का मतलब है कि आप कंपेयर करें आपका एम्प्लॉय कितना जल्दी आपको छोड़ के चला जाता है और एट द सेम टाइम इंडस्ट्री में नॉर्मली इस तरह का स्टाफ टर्नओवर कितना है। ठीक है। अब प्रोडक्ट इंटीग्रिटी अगर आप अडॉप्ट करते हैं या बेंचमार्क करते हैं तो इसका आपको फायदा क्या होगा? यार सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अपने प्रोडक्ट की जितने इश्यूज हैं, जितनी कस्टमर कंप्लेंट्स हैं, दूसरी इस तरह के मसाइल हैं, वो सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है ना। बेंचमार्किंग टू इम्प्रूव, साथ में समझ गया तुम्हारा पॉइंट, यू राइट। प्रोडक्ट इंटीग्रिटी, बेंचमार्किंग टू इम्प्रूव प्रोडक्ट इंटीग्रिटी। प्रोडक्ट इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो बेंचमार्किंग का एलिमेंट है वो अगर आप यूज करते हैं तो क्या क्या फायदा होगा? ठीक है। कस्टमर कंप्लेंट्स will be looked after. Improvements to the product can be made. Standardized procedures which will ensure equality, बिल्कुल सही है। which will ensure consistency, कर लो, आपका प्रोडक्ट एक अच्छी कंसिस्टेंसी पे होगा। आपका प्रोडक्ट एक अच्छी कंसिस्टेंसी पे होगा, उसका एक अपना एक क्लास बन चुका होगा। जैसे आज जितने भी फोन्स या इस तरह की चीजें आ जाए, खैर सैमसंग अब बहुत आगे निकल गया है, लेकिन एक छोटी सी बात है, वो जो बॉक्स खूबसूरती, एक टेक्नोलॉजी को हैंडल करने का एक्सपीरियंस, उसको यूज करने का एक्सपीरियंस, एक जो कलर थीम और जिस तरह से वो प्रोडक्ट एक जमाने में आईफोन लॉन्च हुआ था, तो लोग यही बोलते थे कि मतलब यार ये इतना खूबसूरत है, हाथ में अच्छा लगता है, इस्तेमाल में, एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या है, बेसिकली उन्होंने हर तरह की कंपेरेटिव बेंचमार्किंग कर ली थी कि कंपेरेटर्स क्या कर रहे हैं। मुझे याद है अभी भी जब एप्पल का वो आया था, लैपटॉप आया था, आयो क्या नाम है उसका यार, एयरबुक, एयरबुक आई थी, हाँ एयरबुक नाम था शायद। तो उसको मार्केट इस तरह से किया गया था कि द थिनेस्ट लैपटॉप ऑन दिस अर्थ। उस वक्त देखा था कि यार बाकी कंपेटिटर्स की जो मशीन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो काफी थिक मशीन्स हैं, मोटी मशीन्स हैं, उठाने में भरा मतलब भारी लगती हैं, वजनदार लगती हैं, और हार्डवेयर काफी उनका अगली सा हार्डवेयर है। तो एप्पल ने इसको इस तरह से मार्केट किया था कि यार ये बहुत थिन और स्लिम लैपटॉप है, और बाकायदा उस लैपटॉप को यूज करते वक्त उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी कलर्स की वजह से, उसका ओवरऑल लेवल पे जो डिजाइन फैक्टर, ये सारी चीजें, उसकी वजह से वो काफी अच्छा लगा। और आज तक उस लीग में इन्हें कोई पीछे छोड़ नहीं पाया। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पे इसी तरीके से भारत काम करते थे। तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं, इससे कंसिस्टेंसी आती है, क्वालिटी आती है, ठीक है ना, क्लास आता है, एलिगेंस आता है। इस तरह की बहरहाल जो है वो चीजें इसके अंदर मौजूद है। चले जी, और कोई पॉइंट आता है किसी के जहन में?
कस्टमर कंप्लेंट्स अच्छे तरीके से देख ली जाएंगी, इंप्रूवमेंट्स लाई जाएंगी, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होंगे, इससे कंसिस्टेंसी और क्वालिटी मेंटेन होगी। ठीक है, इसके बरक्स आप लिख सकते हैं भाई कस्टमर के बहुत सारे मसाइल होते हैं, अलग अलग सप्लायर से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो कोई इस तरीके का इशू नहीं होगा, हमारा प्रोडक्ट जो है वो बहुत तेजी से मार्केट कैप्चर कर लेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। मोर और लेस ब्रॉडली स्पीकिंग सारी चीजें इन्हीं 3 चीजों में आ जाएंगी। ठीक है, अगला आ जाता है बेंचमार्किंग टू इम्प्रूव द स्टाफ टर्नओवर। जब आप स्टाफ टर्नओवर की बेंचमार्किंग शुरू करेंगे और आपको नजर आएगा कि भाई इंडस्ट्री में लोग कहाँ पर हैं और आप कहाँ पर हैं, तो इससे बहुत ज्यादा आपकी सोच में, आपके काम करने में, आपकी चीजों में इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है ना, कंपनी विल स्टार्ट लर्निंग द रीजंस फॉर देयर स्टाफ टर्नओवर। ठीक है, इट विल देन strive to implement plans address to the issues for minimizing it. Long and consistent staff will prove to be efficient for the business because of their experience. Recruitment and training costs can be saved. ठीक है ना, और आप एक वक्त आएगा एचआर का काम भारत जो है वो बहुत हद तक कम कर देंगे। जैनब, दिस इज विंटर 2019। मैंने लास्ट क्लास में शुरू करवाया था, एक पार्ट हो गया था, फिर उसके बाद आज की क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। Adoption and adherence to human resources plan, बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। ये सारे फवायद जो है आपको भारत यहाँ पे अचीव हो जाएंगे। ठीक है ना, एक अच्छा एम्प्लॉय प्लान बनाना, उनके इश्यूज को हैंडल करना, उनके मसाइल को हल करना, इससे फायदा क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट की कॉस्ट बचेगी, आपको हर बार नए एम्प्लॉयज नहीं लाने पड़ेंगे जिनको नए सिरे से काम सिखाना पड़े। मैं आई वाज वर्किंग व्हेन आई वाज वर्किंग विद यूनिलीवर पाकिस्तान, तो मैंने वहां पे ये चीज देखी थी कि स्टाफ का टर्नओवर बहुत था। हर 1.5 साल 1 साल के अरसे में बहुत सारे फाइनेंस के प्रोफेशनल्स छोड़ के जाते थे और नए वाले आ जाते थे। रीजन क्या था, उनके एचआर को भी इसका रीजन पता था कि यार यूनिलीवर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत एक बल्कि ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत ज्यादा लोग एक डिपार्टमेंट में थे, तो जो ग्रोथ थी वो बहुत कंपेटिटिव थी, बहुत ज्यादा एक अच्छे बड़े लंबे प्रोसेस से गुजर के लोग आगे बढ़ पाते थे, और इतना आसान नहीं था उस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करना, अपने आप को मनवाना पड़ता था। तो लोग क्या करते थे, यूनिलीवर आते थे, उसका टैग लेते थे, 2-3 साल वहां काम करते थे, एमएनसी का यूनिलीवर का थप्पा लगता था उनकी सीवी पे, और फिर वो उस टिकट को कैश कर लेते थे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करके। और वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती थी कंपेरेटिवली, उन्हें आता भी ज्यादा था क्योंकि वो बड़ी जगह से आए, तो वो अच्छा भी वहां परफॉर्म कर लेते थे और रह भी जाते थे। यही स्टाफ टर्नओवर का इशू ऑडिट फर्म्स के अंदर है, ड्यू टू द कल्चर और ड्यू टू द इन्वायरमेंट दैट दे हैव। और ये किसी भी बात की बात किसी भी फोरम पे कही जा सकती है, जिस तरह से एक स्केजुलिंग होती है, जिस तरह से काम करने का अंदाज है, नो वन कैन सर्वाइव, ये लाइफ लॉन्ग मॉडल नहीं है। लोग अपनी ट्रेनिंग लेके निकलने की कोशिश करते हैं कि भाई जल्द से जल्द हम यहाँ से निकल के फिर किसी एक ऐसी जगह पे जाएं जहाँ थोड़ा सा एक वर्क लाइफ बैलेंस वाली चीज जो है वो मौजूद हो। तो ऐसे मसाइल को हल किया जा सकता है, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, ओवरऑल लेवल पे इनके लिए चीजें आसान बनाई जा सकती है एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है ना, यहाँ तक भाई पार्ट सी में किसी को कोई इशू है, एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? अच्छा, मुझे जस्ट 10 सेकेंड्स दो, 10 सेकेंड्स।
अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पार्ट 4 के ऊपर। पार्ट 4 में कहते हैं फॉर द पोटेंशियल न्यू प्रोडक्ट आउटलाइंड इन अपेंडिक्स 4 calculate the expected net profit margin and could be achieved for each year over a 5-year period for the new product and explain your reservations with any of the assumptions made by the directors. तो इसके लिए पहले हमें जाना पड़ेगा अपेंडिक्स 4 में। ये अपेंडिक्स 4 है। यहाँ पर वो एक नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं। कुछ उन्होंने हमें फाइनेंशियल डेटा भी दिया हुआ होगा नीचे। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल डेटा मौजूद है एंड एट द सेम टाइम कुछ डिटेल मौजूद है। क्या कहते हैं जी, ई कॉमर्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अपेंडिक्स 4 as part of a strategic review and a drive to standardize processes and embedded common practices, the directors of PBS have determined it is now time to consider an online sales option to attract new customers and support future revenue growth. ये कह रहे हैं भाई अब हमें थोड़ा सा मॉडल शिफ्ट करना पड़ेगा बदलते वक्त के हिसाब से, और हमें एक ऑनलाइन सेल्स के ऑप्शन पे भी जाना चाहिए, एक अलग प्रोडक्ट की तरह उसको लॉन्च करना चाहिए। ठीक है। The company's vision is to invest in a single shared online platform across both divisions, which the directors believe will offer significant advantages to customers and suppliers. Of particular interest is the ability to collect and share unified customer data across the whole group. The directors are optimistic that enhanced customer insight and e-marketing will allow PBPS to better understand its customer needs and enable the company to make significant improvements to customer service, which the board has identified as a critical success factor for future sustainable growth. इनको बहरहाल ई बिजनेस प्लेटफॉर्म के बहुत सारे फवायद नजर आ रहे हैं। ये बात इस पैराग्राफ में हो रही है। क्या नया प्रोडक्ट बना रहे हैं? The directors have decided not to explore market development and have instead decided to focus on a strategy of new product development. Having screened out a number of unsuitable options, the company is now undertaking a more detailed investigation of the option to set up a range of sustainable building and plumbing products supported by an enhanced employee training program. ठीक है, बिल्डिंग और प्लम्बिंग डिवीजन के ही नए प्रोडक्ट्स की तरफ ये जा रहे हैं। कोई नई मार्केट नहीं एक्सप्लोर कर रहे, नया प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारों को स्क्रीन आउट कर चुके हैं और फिर चंद एक ऑप्शंस को फाइनलाइज कर रहे हैं। Having consulted with many existing suppliers throughout the supply chain, it is apparent that very few of the company's current suppliers possess the required core competences to develop and supply the necessary sustainable and ecological products which the market is now demanding. In fact, only 5 suppliers have identified as potentially being able to deliver the required expertise to develop the products specified. Alternatively, the company is aware of several suppliers outside its current supply chain that have already completed the research and development phase and are studying products to the market. However, each of these suppliers operates on a far smaller scale than the company requires to service its retail network. चंद एक सप्लायर्स है जिन्होंने इस पे R&D स्टार्ट कर दी है, ठीक है, लेकिन बहुत कम सप्लायर्स हैं जो इस लेवल की क्वालिटी दे सकते हैं, इस लेवल का वक्त दे सकते हैं, इस लेवल की R&D दे सकते हैं। ठीक है। Despite uncertainties concerning the sourcing solution, the finance director has pulled together some initial financial information in order to gain an estimate for a new range of sustainable building and plumbing products. These new products are expected to have a 5-year product life cycle in financial terms. अभी हमें कुछ फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस देंगे यहाँ पर बता के 5 साल की ये प्रोडक्ट की लाइफ है। Initially, the company would need to invest approximately 8 million in R&D in year 1. पहले साल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर 8 मिलियन लगाना पड़ेगा। Further to the customer's service objective, the company's customer service objective, it is deemed essential that any new venture is fully supported by knowledgeable staff. It is therefore probable that initial training in the first year will cost 4 million with ongoing expenditure of 1 million in subsequent 4 years. पहले साल में इनकी ट्रेनिंग पे 4 मिलियन लगेंगे, आगे एक एक साल में 1-1 मिलियन लगता चला जाएगा। और R&D के बारे में उन्होंने बोला कि शुरू में ईयर 1 के अंदर में 8 मिलियन की R&D एक्सपेंडिचर करना होगा। बेहतरीन हो गया। The current plan is to sell the new products alongside company's current ranges. However, in order to create a distinct product identity, it would be necessary to devote a section of each store exclusively to the new range. And it is estimated the necessary store refit cost would result in a one-off initial expenditure of ₹6 million in year 1. सीन ये भाई कि इन्हें हर आउटलेट में एक सेक्शन अलग से बनाना पड़ेगा
और 6 मिलियन का एक एक्सपेंडिचर है जो ईयर 1 में इनके ऊपर आएगा. The store refits would result in some loss of floor space for the company's current product lines, resulting in a fall in revenue of rupees 8 million per annum for each of the 5 years at 2019 gross profit margin. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई कैनिबलाइजेशन होगी. कैनिबलाइजेशन किसको कहते हैं? आपके एक नए प्रोडक्ट की वजह से पुराना प्रोडक्ट हर्ट हो जाए, या पुराने प्रोडक्ट की सेल जो है वो आपकी हर्ट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक खास किस्म का बर्गर बनाया अपने रेस्टोरेंट में, उसी बर्गर की वजह से, नए बर्गर की वजह से जो लोग पहले जिंगर खाते थे आके, वो जिंगर खाना छोड़ दिया उन्होंने. तो इस नए वाले बर्गर की वजह से पुराने वाले जिंगर बर्गर का, कन्वेंशनल जिंगर बर्गर की सेल हर्ट हो गई. इसको कैनिबलाइजेशन कहते हैं. इसको कैश आउटफ्लो के तौर पे लेते हैं हम अपनी कैलकुलेशन में, ये तुम सब जानते हो. The marketing director is advised that year one sales are forecasted to be rupees 40 million and earn a gross profit margin of 1.25 times the total of company's 2019 gross profit margin. यहाँ पे ये चीजों को कंपनी के मार्जिन के साथ कनेक्ट करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना. As it believed customers will pay a premium for environmentally less damaging products, sales are expected to grow at 20% per year thereafter for the subsequent 4 years. यहाँ पे इन्होंने मार्केटिंग डायरेक्टर ने बताया कि भाई सेल्स 40 मिलियन फोरकास्ट हुई है, इनका जीपी जो 1.25 है, और अज्यूम ये किया जा रहा है कि सेल्स का जो ग्रोथ रेट है वो 20% होगा बाकी चारों सालों के अंदर. यानी पहले साल अगर 100 बेचते हैं तो फिर 120 बेचेंगे, अगर 120 बेचते हैं तो फिर 144 बेचेंगे, 144 बेचते हैं तो सो एंड सो फोर्थ 20% से पैरेलली इंक्रीज होता चला जाएगा. ठीक हो गया जी. सो अब इसके नंबर्स को प्लॉट करना है, इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करना है. आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स फॉर दैट. सेल्स का नंबर प्लॉट करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो बैलेंसिंग निकल आएगी, जीपी का नंबर प्लॉट करो अगर 1.25 टाइम्स कह रहा है तो, आर एन डी देखो, फिर उसके बाद ट्रेनिंग की कॉस्ट प्लॉट करो, रीफिट की कॉस्ट प्लॉट करो, और फिर उसके बाद जो लॉस्ट मार्जिन है तुम्हारा, जो दूसरे इस प्रोडक्ट की वजह से पुराने प्रोडक्ट पे मार्जिन लूज कर दिया, उसको प्लॉट करो. टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालो. इस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बाद इसकी नेट मार्जिन निकालो. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू डू दैट. एंड एवरीवन शुड डू. 5-7 मिनट के बाद मैं खुद इसको सॉल्व करना साथ साथ आपको शुरू कर दूंगा.
चले जी आए, इसको सॉल्व करते हैं। पाँच साल का हमारे पास टेबल बनेगा। Year 1, Year 2, Year 3, Year 4 एंड Year 5। ठीक है ना। सबसे पहले सेल्स का नंबर देख लो, रेवेन्यू का। रेवेन्यू के बारे में उन्होंने बोला कि 40 का रेवेन्यू होगा और ये ग्रो करता रहेगा 20% से। या सो दिस मल्टीप्लाई बाय 1.2 एंड हेंस 83 मिलियन तक ये रेवेन्यू जो है वो चला जाता है। 83 मिलियन तक चला जाता है। अब सवाल ये है कि सर इस पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में इसने बोला कि जो कंपनी का ओवरऑल जीपी मार्जिन है इसका 1.25 टाइम्स है। कंपनी का जो एग्जिस्टिंग जीपी मार्जिन है उसका 1.25 टाइम्स। और यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट वाला पीएनएल नहीं उठाना है, जो सिंगल पीएनएल कंपनी का दिया हुआ है वो उठाना है। ठीक है। एग्जिस्टिंग जीपी मार्जिन कैसे निकलेगा जी? क्या वो हमें दिया हुआ है? ये रहा 3880 डिवाइडेड बाय 14736.8। 3880 divided by 14736.8। ठीक है ना। ये कर दिया ब्रैकेट क्लोज। 3880 डिवाइडेड बाय 14736.8। आपका जो अभी का जीपी है दैट इज 26.33 टू बी प्रिसाइज। नया वाला इसका 1.25 टाइम्स है। इसको सिंपल 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बन जाता है जी 32.91। ये बन जाता है 32.91। 33% के आसपास तुम कह सकते हो। सही है। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट अब निकाल लेते हैं। 32.91%। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3291 से। चाहो तो बीच में कॉस्ट ऑफ सेल्स ले सकते हो। एक प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई करना जरूरी नहीं है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ठीक है। ये तुम्हारा जीपी मार्जिन बन गया। जीपी मार्जिन के नीचे इसने तुम्हें बताया था कि ट्रेनिंग होगी, रिफिट होगी, लॉस्ट मार्जिन होगा। आर&डी के बारे में बताया था, ट्रेनिंग के बारे में बताया था, रिफिट की कॉस्ट बताई थी और फिर एट द सेम टाइम कैनिबलाइजेशन बताई थी। कैनिबलाइजेशन की स्पेलिंग बहुत मुश्किल है यार। कैनिबलाइजेशन, हाँ ये है बिल्कुल। कैनिबलाइजेशन, लॉस्ट मार्जिन। लॉस्ट मार्जिन के बारे में इन्होंने क्या कहा? लॉस्ट मार्जिन के बारे में उन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग जीपी है हमारा वो बहरहाल लूज हो जाएगा। एग्जिस्टिंग जीपी हमारा लूज हो जाएगा। फॉल इन रेवेन्यू आएगा 8 मिलियन पर एनम फॉर ईच ऑफ द 5 years एट दी 2019 ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो 2019 का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हम बहरहाल यहाँ पे निकाल चुके हैं। 2019 का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? बस 26.33% है सर। 26.33% है। आर&डी के बारे में उन्होंने बोला था एक दफा लगेगी 8 मिलियन की कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद जीरो। अजीब सी बात है, हालांकि आर&डी होता रहता है टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में। टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं तो कैसे मुमकिन है कि एक दफा आर&डी होगी? 411। ये ट्रेनिंग के नंबर है। रिफिट की कॉस्ट के बारे में उन्होंने कहा था कि भाई कहाँ पर बताया था रिफिट की कॉस्ट के बारे में? However, in order to create a distinct product identity, it would be necessary to devote a section for each store exclusively to the new range.
and it is estimated the necessary store refit cost would result in a one-off initial expenditure of 6 million in year one. The store fit cost would result in some loss of floor space for the company's current product lines, resulting in a fall in revenue of rupees 8 million per annum for each of the 5 years. यहाँ पे सर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं, तो जो रिफिट की कॉस्ट है ये अमोर्टाइज हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ 5 years. बेसिकली ये जो रिफिट हमने किया है, एक तरीके से हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंस के तौर पे हमारे पास हर साल में आता रहेगा. रिसर्च और डेवलपमेंट को आप इसलिए कैपिटलाइज नहीं कर सकते इस तरह से क्योंकि वो इंटेंजिबल का क्राइटेरिया मीट करेगा नहीं करेगा, वो सारी चीजें डिफरेंट है. तो यहाँ पे हम रिफिट कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5. 6 डिवाइड बाय 5 1.2. और कैनिबलाइजेशन ऑफ लॉस्ट मार्जिन, हमारा कितना रेवेन्यू लूज हो रहा है सर? 8 मिलियन हो रहा है. 8 million multiplied by 26.33%. 8 million multiplied by 26.33%. 2.11. ये बार हमारे तमाम सालों में आ रहा है. तो अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन क्या बनता है? जीपी से निकाल लें जी इसको. 2.14, 11.49, 14.65, 18.5, 23. ठीक है, यहाँ पर एक टोटल भी ले लो इसको. 5 सालों में हम क्या कमा रहे हैं? $65.53. ठीक है, अगर मार्जिन परसेंटेज निकाले तो वो कितनी बन जाती है? सर ये आपने नेट कमाया है ओवर रेवेन्यू ऑफ 40. ये आपके मार्जिन हैं ओवरऑल लेवल पे इस बिजनेस के. हम पीएनएल बना रहे हैं, कैश फ्लो नहीं बना रहे जैनब. सिंपल. आप प्रॉफिट मार्जिन अगर निकाल दिए तो प्रॉफिट मार्जिन के लिए पीएनएल बनाना पड़ेगा ना. पीएनएल के लिए मैंने उस कॉस्ट को अमोर्टाइज कर दिया या डिप्रिशिएट कर दिया. ये दुकान के अंदर जो सेटिंग होगी, नई चीजें लगेंगी, नया सामान लगेगा, ये सारा कैपिटलाइज होगा ना. आर&डी को हम कैपिटलाइज इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता इंटेंजिबल का क्राइटेरिया वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा. उसमें रिसर्च कॉस्ट कितनी है, डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी है, उसका ब्रेकअप नहीं है. तो मैंने इस पूरे को ईयर 1 में एक्सपेंस आउट कर दिया, लेकिन बाकी पीएनएल बनाने के लिए तो कॉस्ट को अमोर्टाइज करना पड़ेगा. ट्रेनिंग की कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती. आईएएस में साफ साफ लिखा हुआ है, आईएएस 16 के अंदर, क्योंकि एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाते हैं. रिजल्टिंग इन अ फॉल इन रेवेन्यू ऑफ 8 मिलियन. देखो ये कह रहा है कि जब नया प्रोडक्ट लाओगे तो पुराने प्रोडक्ट की कुछ सेल इसलिए कम होगी, पुराने प्रोडक्ट की इसलिए सेल कम होगी क्योंकि बेसिकली आप ओवरऑल लेवल पे उनकी जगह कम कर दोगे, डिस्प्ले की जगह कम कर दोगे जो पहले उनके पास स्टोर में अवेलेबल थी. हाँ, तो वो 8 मिलियन पर एनम है. हर साल 8 मिलियन का आपको लॉस होगा. दैट्स द आइडिया. ये रीफिट की कॉस्ट एक दफा इनकर होगी फॉर 5 years. 6 मिलियन के बारे में आप बात कर रही हैं या आप आर&डी के बारे में बात कर रही हैं? और मैंने इसको डिवाइड नहीं किया, मैंने 8 को 26.33 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया. पहले मुझे बताओ विच लाइन आइटम यू आर टॉकिंग अबाउट. इज इट अबाउट लॉस्ट मार्जिन, रीफिट कॉस्ट, ट्रेनिंग या आर&डी? पहले ये बता दो सर. मैंने 8 को डिवाइड नहीं किया है, 6 को डिवाइड किया है.
स्टोरी फिट की बात कर रही हैं, स्टोरी फिट इज 6 मिलियन। ये लिखा हुआ एक्सपेंडिचर ऑफ 6 मिलियन इन ईयर वन ऑफ इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ 6 मिलियन इन ईयर 1। मार्जिन कैलकुलेट करते वक्त हम पीएनएल बनाते हैं, इसलिए इसको अमोर्टाइज किया है, ये डेप्रिशिएट किया है। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से हर साल आपकी 8 मिलियन की सेल्स आया होगी। आपके पास प्रोडक्ट की जगह कम हो जाएगी स्टोर में, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, और आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स 8 मिलियन से हर्ट होंगी इन ईच ऑफ द ईयर्स। 5 सालों में 8 मिलियन से हर्ट होगी। तो 8 मिलियन को आप प्रॉफिट मार्जिन से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा कि कितना अमाउंट आपने लूज किया। समझ आया? डज इट मेक सेंस? क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन नए वाले का है, एग्जिस्टिंग जीपी मार्जिन से उसको मल्टीप्लाई किया है मैंने 26.33। होगा ये कि आपके नए प्रोडक्ट की वजह से पुराने प्रोडक्ट की सेल्स हर्ट होगी। वो पुराने प्रोडक्ट की सेल का कुछ जीपी आप लूज कर देंगे, एक तरीके से आपको नुकसान होगा। उसको लूज करने की वजह से जो लॉस्ट मार्जिन है उसको यहाँ पे अकाउंट फॉर किया है। 8 मिलियन की सेल्स का लॉस होगा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की है, तो एग्जिस्टिंग मार्जिन से उसको मल्टीप्लाई कर दिया विच इज 26.33। समझ आई बात? लोगों को लिखने में इतना टाइम लगता है तो माइक यूज किया कर लो, मैंने माइक का ऑप्शन ऑन किया हुआ है, माइक यूज कर सकते हैं आप लोग। लिख के समझ ही नहीं आ रहा होता, पूछना क्या चाह रहे हो। चलो ठीक हो गया जी। सो ये हमारे मार्जिन के परसेंटेजेस हैं। रिक्वायरमेंट में तुमसे क्या मांगा था कि एक तो बोला था मार्जिन निकाल दो, कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर कहता है एक्सप्लेन योर रिजर्वेशंस विद एनी ऑफ द असम्पशंस मेड बाय डायरेक्टर्स। हाँ भाई, ये डायरेक्टर की असम्पशंस में क्या कोई रिजर्वेशन है? मैनी। चलो एक एक करके बताना शुरू करो, क्या रिजर्वेशन है भाई। मैं पर्सनली एक पॉइंट बता देता हूँ जो रिजर्वेशन मुझे अपफ्रंट नजर आती है। R&D is a continued expenditure when it comes to technological products। आप एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लेके आ रहे हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि आपको मॉडल को अपग्रेड ना करना पड़े, नई अपडेट्स ना लानी पड़े, नए प्रोडक्ट उस रेंज में लॉन्च ना करने पड़े। टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की आप सबको पता है कि भाई एक आध साल 1.5 साल के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, पुराना वाला ऑब्सोल्यूट हो जाता है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप R&D की एक्सपेंडिचर को सिर्फ एक दफा ले रहे हो, वो भी ईयर 1 में। आप बोल रहे हो यार बस ईयर 1 में होगा, उसके बाद होगा ही नहीं, खैर हो गई, कोई मसला ही नहीं, ठीक है ना। एक दफा R&D का एक्सपेंडिचर हो ही नहीं सकता कि सफाइस कर जाए फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। डेफिनेटली स्पीकिंग इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। समझ आती है बात? जी सर बिल्कुल। साथ कहते हैं सर मेरी रिजर्वेशन ये है कि यहाँ पर सप्लायर्स बहुत कम अवेलेबल है, कंसर्न ओवर सेल्स वॉल्यूम थ्योराइज्ड। यानी ये कह रहा है कि सर 20% ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू इज वेरी हाई कंसिडरिंग दी सप्लायर अवेलेबिलिटी। हर सप्लायर अवेलेबिलिटी से ज्यादा तुम 20% ग्रोथ वाले पॉइंट को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, इस तरह से 20% ग्रोथ को कनेक्ट कर सकते हो कि हाँ यार ओवरऑल लेवल पे 20% ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू इज वेरी हाई कंसिडरिंग द प्रोडक्ट इज अ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजी, बिकॉज सच प्रोडक्ट्स आर साइक्लिकल। ये साइक्लिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जब तक एक टेक्नोलॉजी सेंस में होती है, जब तक एक टेक्नोलॉजी सिचुएशन में होती है, आपको समझ आ रहा होता है हाँ यार ये अच्छी चल रही है, फिर अचानक उसकी डी ग्रोथ आना शुरू हो जाती है।
ग्रोथ रेट की कंसिस्टेंसी 5 साल तक, ये क्वेश्चनेबल है। बिल्कुल सही पॉइंट लिखा है यहाँ पे। 5 साल तक आपको एक ही ग्रोथ मिलती रही, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सप्लायर के हवाले से कोई अजम्पशन इन्होंने नहीं ली है, इन्होंने असल रेवेन्यू के अजम्पशन लिए। तो ग्रोथ रेट कंसिस्टेंसी इज क्वेश्चनेबल, वो क्वेश्चनेबल बन जाती है, रीजन बीइंग कि यार इतना ज्यादा आप अचीव नहीं कर पाते। न्यू प्रोडक्ट जीपी इज हायर देन एक्जिस्टिंग, हाउएवर ओल्ड प्रोडक्ट आर स्टेबल। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन इससे बेहतर पॉइंट ये होगा कि जो आपने जीपी मार्जिन एग्जिस्टिंग का यूज किया है, बेसिकली एग्जिस्टिंग जो जीपी मार्जिन आपने यूज किया है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। आपने एक एवरेज मार्जिन ले लिया, एवरेज मार्जिन is used to estimate new margins। आपने एक एवरेज मार्जिन ले लिया न्यू मार्जिन को एस्टिमेट करने के लिए। However, segment specific margins should be picked, क्योंकि हमने ये चीज देखी थी कि दोनों के मार्जिन में बहुत फर्क था, दोनों के मार्जिन में बहुत फर्क था। अब जिस प्रोडक्ट की कैनिबलाइजेशन हो रही है, जहां पे मसला आ रहा है, अगर प्लम्बिंग की कैनिबलाइजेशन हो रही है प्लम्बिंग का मार्जिन यूज करो, अगर बिल्डिंग डिवीजन की कैनिबलाइजेशन हो रही है तो बिल्डिंग का मार्जिन यूज करो। दोनों के मार्जिन बहरहाल बहुत ज्यादा अलग है। प्लस चौथी चीज जो मुझे यहाँ पे मसला लगता है, जो साथ ने भी आइडेंटिफाई किया है, जीपी मार्जिन बीइंग 1.25 हायर देन 2019 वेयर इज ईयर ऑन ईयर चेंज इन, नहीं 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 ये नहीं, ये 1.25 कंसिस्टेंटली अचीव नहीं हो सकता। assumption of 1.25 times cannot be achieved in all years. Cost might fluctuate, and margins can deteriorate. Margins deteriorate हो सकते हैं, कॉस्ट आपकी बढ़ सकती है, मार्जिन आपका डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल साइम ने बेहतरीन पॉइंट उठाया है। सर कैनिबलाइजेशन वाले पॉइंट में आपने कोई ग्रोथ ही एज्यूम नहीं की, तो ऐसा थोड़ी है कि हर साल से 8 मिलियन का होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पे भी तो सेल्स ग्रो होने वाली थी, जो इसकी वजह से आप यहाँ पे लूज कर गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट पॉइंट। ये वाला पॉइंट भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। ये वाला पॉइंट भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। जैनब कहती है सर ट्रेनिंग कॉस्ट में भी यही बात है, आपने एक दफा लगाई उसके बाद इतनी लो कॉस्ट, बिल्कुल। मेजर ट्रेनिंग्स may be required in years after the year 1। पहले साल के बाद भी मेजर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ सकती है। 20% ग्रोथ रेट इज वेरी हाई, R&D एक्सपेंडिचर का असम्पशन फ्लॉड है। एवरेज मार्जिन यूज कर लिया, अलग अलग मार्जिन लेना चाहिए। 1.25 के असम्पशंस 5 सालों में नहीं हो सकती। कैनिबलाइजेशन में कोई ग्रोथ रेट आपने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, वहां पर भी तो सेल्स इंक्रीज हो सकती थी। मेजर ट्रेनिंग्स में भी रिक्वायर्ड आफ्टर ईयर 1 एज वेल, पहले साल के बाद भी हो सकती है मेजर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। आपको जो है वो ओवरऑल लेवल पे उसको भी मैटर करना है। और फिर उसके बाद इसी तरीके से आपने एक कांस्टेंट जीपी मार्जिन ऑप्ट कर लिया है सारे सालों में, जबकि कांस्टेंट जीपी मार्जिन अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतना आसान नहीं है कि आप एक कांस्टेंट जीपी मार्जिन ले लें। कांस्टेंट जीपी मार्जिन कैन नॉट बी अडॉप्टेड ड्यू टू कॉस्ट might increase। एक्सीलेंट हो गया जी। 7th पॉइंट भी यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड कर लिया। सो ऑल दी 7 पॉइंट्स आर बेसिकली डन। थोड़ा सा ये 1.25 वाला और 7 पॉइंट ये एक ही बात है, एग्जाम में लिखो तो एक ही पॉइंट के अंदर लिखना काफी हद तक बेहतर होगा। तो यहाँ पर आके हमारा ये पार्ट बी का पार्ट 1 यानी कि एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट मार्जिन ये वाला भी मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, ये 6 नंबर का पार्ट हमने कर लिया। 6 नंबर और 12 9 मार्क्स का उससे पहले किया, दैट इज अबाउट 21 एंड देन देयर इज दिस 15 नंबर का पार्ट ए जो हमने सबसे पहले किया था। तो 36 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। एक सवाल आया सर हाउ इज इट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अपेंडाइसिस के अंदर जो मैंने पूरा आपको पढ़ के बताया था, यही कर रहे थे ना कि ऑनलाइन सेल्स का एक ऑप्शन लेकर आ रहे थे।
ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का, ऑनलाइन चीजों का ऑप्शन लेके आ रहे थे, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक कर लें, या ये दोनों पार्ट्स करवा दूं उसके बाद ब्रेक लोगे? चाहो तो यहाँ पे एक 15-20 मिनट का ब्रेक लेना चाहो ले लो, फिर 1 से 2 का 1 घंटे का एक और सेशन लग जाएगा हमारा। 2 बजे तक क्लास है। जल्दी बताओ भाई क्या करना है। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सही। इसके बाद कहते हैं recommend whether the company should proceed with the new product development proposal using the suitable, acceptable and feasible framework to support your evaluation। मुझे बताओ ये suitable, acceptable और feasible framework है क्या? पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। हाँ भाई, कुछ याद आ रहा है अपने BMBS के जमाने से? किसी को भी याद आ रहा है तो वो बता सकता है। सर, सूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ, आपकी कंपनी की ओवरऑल सिचुएशन के साथ क्या ये प्रोडक्ट कंप्लाई करता है। यानी जैसे अगर मैं इस कंपनी की बात करूं, तो इस कंपनी के पास सूटेबिलिटी के लिए हम देखते हैं कि इसका अपना एक ऑब्जेक्टिव क्या था। यहाँ पे कंपनी ने कहीं ना कहीं अपना एक ऑब्जेक्टिव बताया था, जिसकी मिनट। हाँ, ये स्ट्रेटेजिक एंड सोशल, corporate social responsibility के objectives थे to be a leader in customer service and continuously improve the breadth and quality of its product range, adopt new fair business practices। ये ओवरऑल लेवल पे कंपनी ने पूरा अपना एक तरीका बताया था कि हम इस तरीके से चलेंगे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये हमारा माइंड सेट है, विजन है, इस तरह से हमें चलना है। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि ये जो नया प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हैं, जो अपेंडिक्स 4 में आपने लिखा है, क्या ये आपके ओवरऑल सिनेरियो में एक सूटेबल प्रोडक्ट है? अगर आपके एक ओवरऑल सिनेरियो के अंदर सूटेबल प्रोडक्ट नहीं है, दैट मींस आपको इसको स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए। सो बाय सूटेबिलिटी, बाय सूटेबिलिटी वी मीन whether the product is suitable in terms of the overall objectives of the company। ठीक है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर बात यह आ जाती है कि क्या आप इसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है, रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेबल टू द कंपनी। क्या इसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है, इस तरह की दीगर चीजें हैं, क्या वो आपको एक्सेप्टेबल हैं? स्टेक होल्डर एक्सेप्टेंस है। ठीक है। अगर वो कंपनी एक्सेप्ट करती है, कंपनी के स्टेक होल्डर्स एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्टेबिलिटी में आएगा। और तीसरा फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी इज लाइक whether this product achieves the minimum required economic outcome। जो आपका एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जिस तरह से आप एक रिक्वायर्ड इकोनॉमिक वैल्यू अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं, क्या इतनी इकोनॉमिक आउटकम या इतनी वैल्यू ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है? क्या ये इतना फीजिबल है? इन सारी चीजों को असेस करने के बाद आपको ये बताना है कि कंपनी को इस नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। इस अपेंडिक्स 4 का एक क्वेश्चन आपके पास खुला हुआ होना चाहिए। इस अपेंडिक्स 4 की रीडिंग करो, और अपेंडिक्स 4 को एक दफा पढ़ के अभी एनालाइज करो कि क्या उनके लिए फीजिबल, सूटेबल, एक्सेप्टेबल इस तरह से फॉल करता है, और तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में कि कंपनी को क्या करना चाहिए। रिजर्वेशन लिखने के बाद ये तीनों चीजें हमारे पास आ जाती है। गिव यू 5 मिनट्स, बुलेट पॉइंट्स में अपनी असेसमेंट लिख लो, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इसको डिस्कस करते हैं।
जैनब सिंपल सी तीन चीजें मैंने बताई हैं। सूटेबिलिटी का मतलब यह है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को सूट करता है नहीं करता। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है इतना रिस्क कंपनी लेना चाहती है नहीं लेना चाहती। फिर इसके साथ साथ जो है वो ओवरऑल लेवल पे क्या वो फाइनेंशियली फीजिबल है या नहीं। इन तीनों चीजों को इस प्रोडक्ट में देखो। इस प्रोडक्ट को पढ़ने के बाद इसका अंदाजा लगाओ क्या ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करता है। पहली चीज। दूसरा क्या जिस जो इसके अंदर रिस्क नजर आ रहा है कंपनी को इतना रिस्क लेना चाहिए। तीसरी चीज क्या ये फाइनेंशियली बहुत वायबल और फीजिबल प्रोडक्ट है। और फिर आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी इसके बारे में। समझ आया।
चले जी आए अब इसको डिस्कस करते हैं। सो ये इको फ्रेंडली या इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट का एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो ओवरऑल लेवल पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट स्पेसिफिक से अच्छा प्रोडक्ट हो, और प्लम्बिंग डिवीजन बिल्डिंग डिवीजन दोनों के ताल्लुक से ये प्रोडक्ट बनाया था। लेकिन टेक्नोलॉजी इसके अंदर बहरहाल ये नई टेक्नोलॉजी लेके आए थे, इसके लिए तमाम किस्म का R&D और इस तरह की सारी चीजें। ठीक है, ऑल राइट। और अब इन्होंने जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश की इस पूरी मार्केट को। ये फाइनेंशियल सिचुएशन हमारे सामने है, सप्लायर्स इतने ज़्यादा कंपनी के पास अभी ओवरऑल लेवल पे इस चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, और सप्लायर्स वाली एक चीज़ का थोड़ा सा मसला है। तो हम सबसे पहले अगर सूटेबिलिटी की बात करें, सूटेबिलिटी की अगर बात करें, दिस प्रोडक्ट इज सूटेबल इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। क्यों सर, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव में एक बात यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर हम यहाँ पर आए, इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव में ये बात यहाँ पे मेंशन की हुई है दैट दे वांट टू बी ए लीडर इन कस्टमर सर्विस एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूव द ब्रेथ एंड क्वालिटी। तो कस्टमर सर्विस वाली बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये जो कंटिन्यूअसली इंप्रूव द ब्रेथ एंड क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट रेंज है, इसमें ये जरूर फॉल करेगा, इसमें ये बहरहाल जरूर फॉल करेगा। इसके साथ साथ इनकी कस्टमर नीड्स की रिस्पॉन्सिवनेस, यहाँ पे भी ये फॉल करेगा। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, यहाँ पे भी बहरहाल ये जो फॉल करेगा। फिर इस प्रोडक्ट की मदद से ये स्टाफ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनकी सारी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, और सिर्फ चंद एक स्पेसिफिक अच्छे हाई क्वालिटी सप्लायर्स को उठा रहे हैं। ये बहरहाल सारी चीज़ें इनके ऑब्जेक्टिव्स के साथ सूटेबिलिटी में फॉल तो करती हैं। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट करवाई, ये तुम एक एक लाइन में करके लिखोगे तो तुम्हारा एक लेंदी आंसर इन दैट सॉर्ट बन जाएगा। लेकिन समझ में ये आती है बात कि यार ये प्रोडक्ट सूटेबल तो है, मतलब सूटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं कि हाँ सूटेबल है। दो तीन मैंने लाइंस आपको बताई, वो आप आइडेंटिफाई करोगे तो 2 नंबर के लिए एक अच्छी चीज बन जाएगी जो आप सूटेबिलिटी में लिख सकते हो। एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यार ये थोड़ा सा रिस्की प्रोडक्ट है, अपनी जगह पे थोड़ा सा एक रिस्की प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके सप्लायर्स इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, सप्लायर्स इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इंडस्ट्रीज को एक्सेप्ट जरूर करेगी, इंडस्ट्रीज को एक्सेप्ट जरूर करेगी, स्टेक होल्डर्स एक्सेप्ट जरूर करेंगे, क्योंकि इसके मार्जिन प्रिडिक्ट जो किए जा रहे हैं वो हाई मार्जिन प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं। सिंस margins are high as against the risk, shareholders, चलो stakeholders will be inclined to accept it। वो काफी तक इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होंगे। कंपटीशन भी लो है, बहुत ज्यादा लोग अभी इस तरफ आए नहीं है। आप मार्केट लीडर बन सकते हैं, फर्स्ट मूवर बन सकते हैं। ठीक है, मार्केट लीडर, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पायनियर ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, ये सारी चीजें यहाँ पे वायरल हो सकती है। तो स्टेक होल्डर एक्सेप्टेंस आएगी, लेकिन साथ साथ इसके रिस्क भी आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सप्लायर्स अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आप रिसर्च करें, आपका प्रोडक्ट चले ही नहीं, हो सकता है आपकी रिसर्च के पैसे जाया हो जाए, हो सकता है उस तरीके का जो रिजल्ट आप सोच रहे हैं वो रिजल्ट ना आ पाए। तो समझ में ये आती है बात कि हाँ यार, एक्सेप्टेबिलिटी के फ्रंट पे चूंकि हाई मार्जिन नजर आ रहे हैं, तो शायद इसको ट्राई जरूर किया जाएगा, और स्टेक होल्डर बोलेंगे हाँ यार कोशिश करो। अभी कल मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, मुझे इतनी हैरत हुई पढ़ के। बिल गेट्स इज बेसिकली कमिंग अप विद एन आइडिया कि यार हम ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ को इस तरह तो नहीं बचा पा रहे। गाड़ियों का इस्तेमाल, ये सारी चीजें जरूरी हैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और टेक्नोलॉजी का यूज, ये सारी चीजें जरूरी है। इसके बगैर काम चल नहीं सकता, क्योंकि अब लोग आराम के आदी हो चुके हैं। ये नहीं हो सकता कि वो गाड़ियां छोड़ के और सब कुछ छोड़ के पैदल चलना शुरू कर दें। तो वो कहता है कि भाई कोई ऐसी चीज करते हैं कि अर्थ के बाहर हम कोई कवर क्रिएट करें, जो कवर है, जो कवर ही काम करें कि सूरज की जो ऐसी रेडिएशंस हैं जो हमें नुकसान देती हैं, या इस तरह की ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं, वो मिनिमाइज हो जाए, बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाए। समझ में ये आई बात कि हाँ यार ऐसा भी सोचा जाता है। और आई वॉज रीडिंग अबाउट इलॉन मस्क द अदर डे, तो बड़ा हैरान कौन लगा कि उस बंदे ने अपने सारे घर बेच दिए हैं, और सारे घर बेचने के बाद एक मोबाइल फोल्डेबल शिफ्टेबल घर लिया हुआ है, जो एक छोटे से डब्बे की तरह होता है। वो कहीं पे भी फोल्ड हो जाता है, और विद इन मिनट्स एक जगह से दूसरी जगह जो है वो उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। सूरत हाल इसी तरीके से है कि जहाँ पे भी वो रह रहे होते हैं, जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे होते हैं, उसके पास वो घर बना लेते हैं। जैसे ही वो काम करके कंपनी से निकलते हैं, पैदल पैदल चलते हुए अपने घर चले जाते हैं।
तो समझ में यही बात कि भाई जिन लोगों को चेंज लाना होता है उनका दिमाग बिल्कुल फिरा हुआ होता है और वो ऐसी ऐसी चीजें कर जाते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं देख के. So can we say that some form of corporate restructuring would be required as currently the divisions work as SBUs for suitability? हाँ बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, कोई मसला नहीं. फिजिबिलिटी में ये पॉइंट लिखो तो ज्यादा बेहतर है. फिजिबिलिटी में ये पॉइंट लिखो तो ज्यादा बेहतर है. फिजिबल इस तरह से होगा, ठीक है ना. फिजिबिलिटी में एक पॉइंट मेरे जहन में ये आता है कि सिंस सप्लायर्स आर वेरी फ्यू इन द मार्केट, company can form a JV with a technological organization. कंपनी किसी टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ लाइसेंसिंग कर सकती है जो उनके बिहाफ पे रिसर्चिंग करे, एक्सपेरिमेंट करे, चेक करे भाई कौन सा सप्लायर मीट कर सकता है, किसको ट्रेनिंग दी जा सकती है, कौन ये काम सीख सकता है, कौन नहीं सीख सकता. इस तरह की कोई लाइसेंसिंग अरेंजमेंट को किया जा सकता है. बहुत ही कम सप्लायर है. सप्लाई चेन को मैनेज करना काफी हद तक इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, इनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी लूज हो जाएगी. तो बहरहाल इसको मतलब पर्टिकुलरली जहन में रखते हुए इन्हें किसी एक कंपनी के साथ इस तरह की लाइसेंसिंग अरेंजमेंट या जॉइंट वेंचर या कोई एक्विजिशन इस तरह का कोई सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि इनके लिए ऑप्शंस जो है वो फीजिबल बन सके. सही है. मार्जिन्स आर हाई बट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द सप्लायर्स. मार्जिन हाई है लेकिन काफी हद तक सप्लायर्स पे डिपेंड करते हैं और ओवरऑल लेवल पे सप्लायर्स अगर अच्छे होंगे, सप्लायर्स का प्रोविजन अवेलेबल होगा तो ये काम बड़ा करना आसान हो जाएगा. ये फिजिबिलिटी वाले पॉइंट में आता है. अब हमारी रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ये, और हमने फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में ये भी देखा था कि बहुत सारी असम्पशंस, रिजर्वेशंस जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी उन रिजर्वेशंस को भी लुक आफ्टर करना है. इन assumptions को भी लुक आफ्टर करना है. ठीक है. रिकमेंडेशन हमारी ये होनी चाहिए कि द प्रोडक्ट हैज द पोटेंशियल but further research work is required. प्रोडक्ट में पोटेंशियल है लेकिन इसमें फर्दर रिसर्च होनी चाहिए, फर्दर एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, फर्दर रिसर्च वर्क, फर्दर एक्सप्लोरेशन इज रिक्वायर्ड. मजीद इस पे कंपनी काम करे, ज्यादा से ज्यादा इसको फीजिबल बनाने की कोशिश, इसके रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश. दुनिया में और कहाँ पे कोई इस तरह से काम कर रहा है, कोई ब्लूप्रिंट मिल सके, कोई कंपनी मिल सके, कहीं पर इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट हो चुकी है किसी दूसरे मुल्क के अंदर, वो एक्सप्लोर किया जा सके. बहुत हद तक ये गवर्नमेंट के बेनिफिट्स और गवर्नमेंट की टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स इंसेंटिव्स पर रिलाय करते हैं. तो गवर्नमेंट कितना इसको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट के साथ इसके हवाले से क्या लाइसेंस किया जा सकता है, इसकी टैक्सेबिलिटी को कितना रिड्यूस किया जा सकता है, इस तरह की बहरहाल सारी चीजें यहाँ पे थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ समझना चाहिए और उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए. और उसके बाद फिर बहरहाल इसे एक रीवैम्पिंग वाले स्ट्रक्चर में लेके जाना चाहिए. फिर कहते हैं डिस्कस द फैक्टर्स दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वुड नीड टू कंसीडर इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स सप्लायर्स. हाँ भाई, सप्लायर्स के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं उसमें क्या चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए. 5 मिनट दे रहा हूँ, एवरीवन शुड राइट डाउन, थोड़ा बहुत जहन साजी से सोच के कि कोड ऑफ कंडक्ट अगर सप्लायर्स के लिए अपॉइंट करना है तो उसके लिए क्या फैक्टर्स जहन में होने चाहिए. 5 मिनट दे रहा हूँ, राइट डाउन योर थॉट्स.
चलें जी, हाँ इसको सॉल्व करते हैं अब। आप लोगों ने जो पॉइंट लिखा है, जो भी पॉइंट सोचा है, आप वो चैट पे मेंशन कर सकते हैं। 7 का रिप्लाई आया है। SOPs for dealing, adopting a stance on product sourcing, environmental social concerns to avoid negative, curbing corruption, procurement, whistleblower policies, approaches. सप्लायर्स को तुम विसिल ब्लोइंग पॉलिसी का क्या करोगे? सप्लायर थोड़ी विसिल ब्लो करेगा, वो तो बेचारा मतलब पैसे ले रहा है, वो अपने पैसे घटाएगा थोड़ी। ये तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर के लोग ये काम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड मॉनिटर्ड, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। रिवॉर्डेड फॉर देयर एंड नीड फॉर ट्रेडिंग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बेहतरीन। ये चंद 3 पॉइंट्स आखिर के बिल्कुल ठीक। Discuss the factors that the board of directors would need to consider in order to successfully implement a new code of conduct for its suppliers. उसने आपसे ये नहीं पूछा कि कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर लिखना क्या है। उसने ये कहीं नहीं पूछा कि वो पॉइंट्स बताओ जो कोड ऑफ कंडक्ट में कवर करना है। वो ये बोल रहा है कि इंप्लीमेंट करने के लिए, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ये एक सवाल हो रहा है यहाँ पे। तो भाई, द रिक्वायरमेंट्स शुड बी जस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। मतलब मेरा ये रीजनेबल। जब लोगों की सकत से ज्यादा जो वो कर सकते हैं उससे ज्यादा जब आप उनके ऊपर बर्डन डालेंगे, वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेंगे। आप एक चीज से लोगों को रोकें जो उनको समझ आ रही है कि उनके फायदे के लिए, वो कभी भी नहीं रुकेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोड बनाना है तो हर तरह की रिस्ट्रिक्शन उठा के डाल दो। सप्लायर को भी आपको अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए एक जस्टिफाइड चीज बनानी है कि हाँ यार, आप अगर एक बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, क्यों सप्लायर को आपको इससे रोकना चाहिए, क्यों सप्लायर को रुक जाना चाहिए। ये सारी चीजों का बहरहाल एक सेंस ड्रॉ होना चाहिए। ये नहीं कि कोड बनाने का मौका मिला तो फिर जो रिक्वायरमेंट समझ आ रही है डाल दो, जो रिस्ट्रिक्शन समझ आ रही है डाल दो। फैक्टर्स दैट द बोर्ड would need to consider to implement a new code for suppliers. ये नहीं होना चाहिए। फिर इट शुड बी इन्फोर्सिएबल। ऐसी चीजें आप उसके अंदर डाल दें जो आपने बातें तो बड़ी बड़ी की हैं लेकिन इन्फोर्स आप कर ही नहीं रहे, उसके ऊपर कोई इन्फोर्समेंट ही नहीं है, उसको लोग हल्का लेंगे। और वो इन्फोर्स की भी जा सकती हो। ऐसे क्लॉजेज उन कॉन्ट्रैक्ट्स में ना हो जो वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो से मतलब डे वन से वॉइड है, मतलब उनकी एप्लीकेबिलिटी कभी थी ही नहीं। इस तरह की चीजें ना हो कि आपने ऐसा कोई रूल बना के डाल दिया है जो पाकिस्तान के लॉ को ही कंप्लाई नहीं करता। जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना कि आप इतने टाइम तक हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से एक नल एंड वॉइड कंडीशन है। 17 वॉइड कंडीशंस हैं, वॉइड एब इनिशियो कंडीशंस, उनमें से एक कंडीशन ये एम्प्लॉयमेंट के टाइम पीरियड वाली है, जो बड़े सुकून से हमारे पाकिस्तान में लोग लगाते हैं। लगाते हैं, क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। और जब वो छोड़ के चले जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी क्या कर सकती है, उनकी जो फाइनल सेटलमेंट है उसको रोक सकती है लंबे पीरियड तक। फाइनल सेटलमेंट अटका के रख देती है, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का नुकसान कर देती है, लेकिन वो कोर्ट नहीं जा सकती। पता है कोर्ट जाएंगे बेइज्जत होकर बाहर निकलेंगे। कहीं पे ये रिक्वायरमेंट है ही नहीं एक्सेप्टेबल कि आप इस तरह की चीज किसी पे लगाएं। तो इट शुड बी इन्फोर्सिएबल, इट शुड बी इन्फोर्सिएबल एंड इन कंप्लाइंट विद द सिविल लॉ। ठीक है, द कोड शुड बी easy to understand the expectations of the company. जब आप एक वेग या एक इनडिसाइसिव चीज देंगे ना, वेग चीज देंगे, इट शुड नॉट बी वेग, should be clearly comprehensible in terms of the do's and don'ts. डूज एंड डोंट्स की कंपैरिजन में काफी हद तक ये क्लियर होना चाहिए कि आपका कोड आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, एक्सीलेंट पॉइंट जानब। इट शुड बी in line with the industry practices and expectations. इंडस्ट्री में जो एक्सपेक्टेशंस प्रैक्टिसेस रखी जाती है वैसी ही हो। ऐसा ना हो कि आप हवा में कोई बात निकाल के ले आए कि भाई हमारे लिए सप्लायर जो है ना
वो चांद तोड़ के लाएगा और हम जो है वो बात इसकी तभी मानेंगे जब वो चांद तोड़ के हमारे लिए लेके आए। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कोड ऑफ कॉन्डक्ट अगर आप किसी सप्लायर के लिए बना रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से, और फिर सप्लायर्स शुड बी गिवन ट्रेनिंग फॉर द कोड। feedback from the suppliers in terms of facing any difficulty should also be obtained। किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, इस तरह की कोई चीज तो नहीं आ रही, मतलब आपको उनके साथ सिंपथाइज करना है। ये नहीं कि बस एक डंडा लेके उनके ऊपर चढ़ जाना है कि यार आप ही करके दो करके दो करके दो, नहीं करके दोगे तो हम आपको जो साथ जो है वो काम करना छोड़ देंगे और सप्लायर किसी और ढूंढ लेगा। वो शॉर्ट टर्म में आपको बर्दाश्त करेगा, लॉन्ग टर्म में जैसे ही उसको कोई और मिलेगा वो आपसे स्विच कर लेगा, बोलेगा यार आप काम करने के लायक ही नहीं हो, आप मेरी मुसीबत सुनते ही नहीं हो, बस अपना कोड आपने लिया हुआ है, चीजें उठाते हो मेरे ऊपर लागू करते हो और बोलते हो यार ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये हमारे चंद एक पॉइंट्स हुए, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये 50 नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके पांचों पार्ट्स को हमने अंडरस्टैंड कर लिया और पांचों पार्ट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने ओवरऑल लेवल पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब मुझे बताओ ये एक बड़ा वन हैंड क्वेश्चन है या छोटे छोटे 5-6 क्वेश्चन हैं जिनको अलग अलग हैंडल किया जा सकता है? क्या फीडबैक है तुम लोगों का? 3-4 क्वेश्चन हमने 25 मार्क्स की कैटेगरी के किए, 50 नंबर की कैटेगरी का पहला क्वेश्चन किया। कैसा लग रहा है ये पेपर? हाउ डू यू फील अबाउट इट? फिर हम आगे मजीद चीजें तुम्हारी उस हिसाब से सेट करेंगे। जी भाई, थोड़ा कुछ फीडबैक तुम लोगों की तरफ से मिलेगा तो आइडिया होगा, कुछ समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कोई चीज बदलने की जरूरत है। कुछ पार्ट्स लिंक होते हैं, कुछ सेपरेट होते हैं, बिल्कुल सही, वेरी राइट। सेपरेटली हैंडल किया जा सकता है सर, कोर मैटर्स के साथ लिंक्ड होता है लेकिन सेपरेटली हैंडल किया जा सकता है, बिल्कुल। देखो सबसे ज्यादा जो बड़ा इसके अंदर एक रोल प्ले होता है ना, वो रीडिंग का होता है। जितनी अच्छी तुम्हारी रीडिंग स्किल्स होंगी, जितना अच्छा तुम रीड करके आपस में चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। जिन लोगों को बुक रीडिंग की आदत होती है वो 600 पेज को कनेक्ट कर लेते हैं कि पार्ट वन में पहली चीज किसी राइटर ने क्यों बताई थी और उसका आखिरी पार्ट में क्या लिंक था। वो 300 पेज 400 पेज की किताब को लिंक कर लेते हैं और उसकी लिंकिंग अच्छी क्रिएट कर लेते हैं। वही चीज यहाँ पर हो रही है। सब्जेक्ट मैटर सेम है, ग्राउंड जो बैकग्राउंड है वो सेम है, ग्राउंड रियलिटीज जो है वो सेम है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को बिल्डअप किया गया है। अब ये जो बिल्डअप किया गया है क्वेश्चंस को, इनको आप अलग अलग हैंडल कर सकते हैं लेकिन किसी किस्म का पैनिक नहीं होता। अब देखो इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए एग्जाम एनवायरनमेंट में अगर तुम्हें 50 नंबर के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए 1.5 घंटा मिल रहा है तो फिर मेरा ख्याल है ये अचीवेबल है। 1.5 घंटे में इसको पढ़ के इसके अलग अलग पार्ट्स को सॉल्व किया जा सकता है, मार्जिन को कैलकुलेट किया जा सकता है, बेनिफिट्स को लिखा जा सकता है, एडवांटेजेस को लिखा जा सकता है। 1.5 घंटे में ये अचीवेबल क्वेश्चन है। और ये भी नहीं कि मैं कोई 1901 का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है 2008-7 के पुराने क्वेश्चंस करवाए और बोला यार बेहतरीन काम हो गया। जो एसीसी के पुराने पेपर्स और आईसीडब्ल्यू के पुराने पेपर्स हैं, हम कर रहे हैं विंटर 2019 का क्वेश्चन। आई कैप का क्वेश्चन कर रहे हैं जो आई कैप के स्टूडेंट्स के लिए बना है, आई कैप के पेपर में आया है और 2019 में आया है, जस्ट 2 ईयर्स बैक। जिसमें से एक अटेम्प्ट कोविड की वजह से कैंसिल हो गई थी, तो 2-3 अटेम्प्ट पहले का ये क्वेश्चन है। भारत समझ में ये आती है बात कि अचीवेबल होता है 50 नंबर का क्वेश्चन एज सच हैंडल करना, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वाली सिचुएशन या मुश्किल वाली बात एज सच नहीं होती है। ठीक है, समझ आती है बात? सो इफ इट्स अंडरस्टूड, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला सवाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है, तो अब हमें दूसरे सवाल की तरफ मूव करना होगा। लेकिन दूसरे सवाल से पहले यार 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मैं भी काफी देर से बोल रहा हूँ, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो। अभी कितने बज रहे हैं? 1:15 हो रहे हैं ना। हम शार्प 1:30 स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे में हम एक क्वेश्चन को रीड करके अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर कल हम उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा, कोई मसला नहीं, मेरे साथ ही रीड करोगे। आधे घंटे में रीड करके आराम से समझ लेंगे उसको, ठीक है। छोटा सा ब्रेक कर लो, पानी वानी पी लो, मैं सवाल इन द मीनवाइल व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन। चलें जी, लेट्स रिज्यूम नाउ। आई एम शेयरिंग अनदर एक्सेल फाइल। मैंने आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन शेयर किया है कराची फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ठीक है जी। इसके लिए एक एक्सेल फाइल ले लेते हैं।
Karachi Pharma Limited, that's KPL. स्क्रीन नजर आ रही है तो मुझे बताइएगा। विंटर 2020 का ये क्वेश्चन है। कराची फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, विंटर 2020। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ ले आता हूँ। Meanwhile, if you can see the screen, let me know. Let's get the question over there. All right. Then we have Appendix 1. इस क्वेश्चन को हमें रीड करना है, केस को समझना है। This we have Appendix 2. There's this Appendix 3. और एक हमारे पास Appendix 4 भी है। जी बिल्कुल, मैं वो एक्सेल फाइल शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है। जैसी क्लास ओवर होगी व्हाट्सएप पे मैं कर दूंगा। All right, so winter 2020 का this question, Karachi Pharmaceuticals Limited। एक मिनट दीजिएगा बस मुझे, ये मैंने आप लोगों के साथ फाइल भी शेयर कर दी। All right, so Karachi Pharmaceuticals Limited is a listed pharmaceuticals researcher and manufacturer. The board of directors is undertaking a strategic review as a result of recent concerns about cash flow. ठीक है जी, कैश फ्लो के हवाले से कुछ recent concerns हैं, उसके हवाले से डायरेक्टर कुछ रिव्यू करना चाहते हैं, रिकंसिडर करना चाहते हैं। ठीक है। The company's overdraft is reaching unsustainable levels while their competitors are paying large dividends and have significant cash reserves. कंपनी की कैश फ्लो मैनेजमेंट इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, जबकि ओवरऑल लेवल पे कंपेटिटर्स अपने कैश फ्लो को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं और मैनेज करते हुए नजर भी आ रहे हैं। In order to prepare for a board meeting,
To discuss this crisis, you have been asked to examine the portfolio and benchmark performance of KPL. More information to help this process is provided in appendices 1, 2 and 3. ठीक है, इन तीनों appendices के अंदर इसकी situation बताई गई है और हमें एनालाइज करना है थ्रू बेंचमार्किंग का प्रोसेस. बेंचमार्किंग अभी हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में देखते हुए आए कि बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है. अपने आप को अपने कंपेरेटर्स या इंटरनली मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को आपस में कंपेयर करना, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को आपस में कंपेयर करना. ठीक है. KPL has historically marketed its product by launching them at trade shows and press events, advertising in trade magazines and via the established network of face-to-face salespeople who visit hospitals and medical practices to speak to medical professionals directly. KPL आज तक किस तरह से करता आ रहा था भाई? ट्रेड शोज करता था, प्रेस इवेंट्स करता था, लोगों को बेचता था, जो जाके मेडिकल के प्रोफेशनल से बात करते थे, डॉक्टर्स वगैरह से बात करते थे कि आप हमारी ये दवाई लोगों को रेकमेंड करें. ठीक है. Often large intermediaries buy drugs in bulk for a discount and then they then sell on. The board has considered that the company is not making the best use of technology through this traditional approach and is considering a more digitally based approach to marketing and sales. अब ये marketing और sales को थोड़ा सा digital point of view से जो है वो revamp करना चाहते हैं और conventional strategies से थोड़ा सा हटना चाहते हैं. One of the KPL's key products, trade name Florimel, is particularly effective in the treatment of otherwise often fatal respiratory illnesses. It is an expensive drug of about 100,000 per day for a typical 14-day treatment. The marginal cost of manufacture is closer to 1,000 per day. Following a recent cybersecurity incident, this information has been leaked to the press. The class of diseases treated with Florimel is common in children in poorer developing nations who cannot currently come close to affording the treatment. There's mounting pressure to make the drug available either free of charge or at a drastically reduced cost to these locations. The marketing director is keen to make the drug available through a revised corporate social responsibility program. However, the finance director claims that this would be a waste of shareholders' funds, neglecting the director's moral and fiduciary duty to the shareholders, and would reduce the funds available for future research. वो ये है भाई कि एक ड्रग का जिक्र हो रहा है, उस ड्रग की जो ओवरऑल लेवल पे प्राइसिंग की जा रही है वो 1 लाख रुपए पर डे पे की जा रही है 14 दिन के ट्रीटमेंट की. हालांकि जो उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 1,000 है. हिस्टोरिकली कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक कन्वेंशनल तरीके से मार्केट करती थी. अब कंपनी चाह रही है कि वो टेक्नोलॉजी की यूज की तरफ आए और टेक्नोलॉजी से इसको जो है वो बहरहाल इस्तेमाल करे. और इनका जो ये की प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की प्राइसिंग को भी ड्रास्टिकली रिक्वायरमेंट ये है कि इसको कम किया जाए ताकि ये अंडर डेवलप्ड एरियाज के अंदर और ऐसे मुल्कों के अंदर जहाँ ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब अफोर्ड नहीं किया जा सकता, वहां पर इसकी अफोर्डेबिलिटी को पैदा किया जाए. इसके लिए डायरेक्टर ने, मार्केटिंग डायरेक्टर ने इस ड्रग अवेलेबिलिटी के लिए एक CSR प्रोग्राम भी डिजाइन दिया जो अपेंडिक्स 4 के अंदर मौजूद है. और फाइनेंस डायरेक्टर क्लेम ये कर रहा है कि भाई ये शेयर होल्डर्स के फंड्स का वेस्ट होगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला और आप अपनी फिडुशियरी ड्यूटी को अपने पास रखें और इन फंड्स को बचाएं जो फ्यूचर रिसर्च में आपको काम आएंगे. ठीक है. फाइनेंस डायरेक्टर का अपना व्यू है, मार्केटिंग डायरेक्टर का अपना व्यू है. रिक्वायरमेंट्स में क्या कहता है? रिक्वायरमेंट्स में कहता है एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ KPL in relation to its competitor and conclude on the position and prospects of KPL. सबसे पहले तो KPL की फाइनेंशियल पोजीशन को आपको उसके कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करना है और कंपेयर करके ये देखना है कि इनकी पोजीशन और इनके प्रोस्पेक्ट्स का क्या हिसाब किताब है, किस तरह से चल रहा है. पार्ट बी में कहते हैं एक्सप्लेन हाउ द 6 Is of e-marketing could be used to improve the current marketing mix. दूसरा पॉइंट करंट मार्केटिंग मिक्स के बारे में, जिस तरह से ये अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं 6 Is का जो BMS का एक मॉडल है, उस मॉडल को यूज करके हम इसी मार्केटिंग के प्रोसेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं. रिस्पॉन्ड टू द क्लेम दैट द प्रपोज्ड CSR प्रोग्राम इज पोटेंशियली अ वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड. इसके ऊपर भी आपको बहरहाल रिस्पॉन्ड करना है. 25 मार्क्स के क्वेश्चन की ये कैटेगरी है और थोड़ा बहुत इसके अंदर एनालाइजेशन मौजूद है, बाकी इसके अंदर आपको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें यहाँ पे लिखनी है. ठीक है. अब आ जाते हैं जी एनालिस्ट रिपोर्ट की एक्सट्रैक्ट पे. एक एक अपेंडिसेस करके इसको पढ़ते जाते हैं, एक एक अपेंडिक्स करके. बैकग्राउंड ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग इंडस्ट्री ग्रोथ, मार्केट शेयर इंफॉर्मेशन. Pharmaceutical products are typically one of 3 types. Class 1 is those under development. These are not yet saleable until fully developed and approved by regulators. ये अभी डेवलप प्रोडक्ट्स नहीं है. इन प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज की जिनकी बात हो रही है ये कंप्लीट होंगे और कंप्लीट होने के बाद डिसेमिनेट किए जाएंगे. Class 2, those being sold under patent.
ये पेटेंट के अंदर बेचे जाते हैं। दीज एंजॉय 20 ईयर पीरियड ऑफ एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिविटी होती है, इनके अलावा कोई और प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही होती, पेटेंट के अंदर बेचे जाते हैं, जो पार्ट 2 के अंदर, क्लास 2 के अंदर आ रहा है। ठीक है। Class 3, those being sold out of patents and generics when a drug is outside its patent period, outside its patent period, the drug is available to be made by any pharmaceutical companies. Often the original brand name still commands a premium due to customer familiarity with the name, but it is usual for there to be generics, less expensive, essentially less branded versions of the product manufactured by others. भाई देखो, आसान लफ्जों में अगर बात करें तो 3 तरह की क्लासेस हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की होती हैं। एक वो जो अभी डेवलप ही नहीं हुई, आनी है। दूसरी वो जो कंपनीज के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है कि इस फॉर्मूले को सिर्फ वही बेच सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना, पैरासेटामोल फॉर्मूले का नाम है, कालपोल, पैनाडोल ये दोनों प्रोडक्ट का नाम है। एक प्रोडक्ट पैरासेटामोल के नाम से भी आती है। पैरासेटामोल हो, कैलपोल हो या जो है वो पैनाडोल हो, इन तीनों के पीछे जो फॉर्मूला है वो सेम है। अगर एक वक्त में ये फॉर्मूला एक ही कंपनी बेच सकती है तो ये पेटेंट वाला मामला हो गया, दिस इज क्लास 2। और अगर पेटेंट पीरियड खत्म होने के बाद मल्टीपल कंपनीज इस सेम फॉर्मूले को अपने अपने नामों से, अपने अपने ब्रांड नेम से बेच सकते हैं, तो ये क्लास 3 वाला प्रोडक्ट हो गया। सही। कंपनी का पोर्टफोलियो मिक्स कैसा है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्लास 1 174, क्लास 2 15 और क्लास 3 40। ये प्रोडक्ट मिक्स है। बाय रेवेन्यू अगर देखें तो क्लास 1 तो सारे मार्केट में आया ही नहीं है, वो रेवेन्यू क्या देगा? क्लास 2 से 40% रेवेन्यू आता है और क्लास 3 से 60% रेवेन्यू आता है। जीपी मार्जिन अगर देखें तो 65% बचता है क्लास 2 में और 35% बचता है क्लास 3 में। अल्लाह ताला खैर करे। ये दवाइयां बेचने वाली कंपनी के जब इतने हाई मार्जिन होते हैं ना, तो डर लगता है। कहने को ये लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं, लेकिन इतने एक्सेसिव और इंसेन मार्जिन होते हैं इनके कि डर लगता है। ये अपनी दवाइयां बेचने के लिए कुछ भी कर लेंगे। The majority of the class 2 and class 3 products are in high growth markets. क्लास 2 और क्लास 3 के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई ग्रोथ मार्केट्स में हैं। बाय डेफिनेशन क्लास 2 प्रोडक्ट्स आर इफेक्टिवली 100% मार्केट शेयर, क्योंकि आपके अलावा कोई इनको बेच ही नहीं रहा होता, सिर्फ आप ही बेच सकते हैं, तो 100% मार्केट शेयर होता है आपके पास। ऑफ द क्लास 3 प्रोडक्ट्स, KPL is the largest provider by revenue for around 75% of the products in that class. क्लास 3 में भी अगर बात करें तो KPL लार्जेस्ट प्रोवाइडर है, यानी बहुत बड़ी कंपनी है, और ओवरऑल लेवल पे इसके पास 75% मार्केट शेयर इस वाले केस के अंदर भी मौजूद है। ठीक है जी। ये अपेंडिक्स 1 में इन्होंने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बताया है। यहाँ पे इन्होंने बताया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हाल। रेवेन्यू 200 अरब, जीपी मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन इज 180 बिलियन, 20 बिलियन की खाली कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन 80, अदर एक्सपेंसेस 30, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है 70 का, फाइनेंशियल चार्जेस आते हैं 50 बिलियन के, प्रॉफिट आता है 20 का, डिविडेंड देते हैं 0 और रिटेन प्रॉफिट हो जाता है 20। टैक्सेस वगैरह यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, तो इतना टेक्निकल इसको बनाया हुआ नहीं है। ठीक है जी। देन इसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन की बात हो रही है। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स 245, टेंजिबल इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स 1000, करंट एसेट्स 48, यानी कंपनी के पास कैश बहुत कम है, बहुत कम कैश है। इन करंट एसेट्स में कुछ रिसीवेबल होंगे, कुछ इन्वेंट्री होगी, कुछ फलाना कुछ फलाना, कर करा के सिर्फ 48 बिलियन के करंट एसेट्स कंपनी के पास मौजूद है। ठीक है ना। जबकि जो टोटल एसेट्स का रेशियो है वो 1293 का रेशियो हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इसका एसेट टर्नओवर देखूं तो 200 का हमारे पास बेसिकली रेवेन्यू, उसके अगेंस्ट 1300 के हमारे पास तकरीबन एसेट्स। शेयर कैपिटल 100, रिटेन अर्निंग 653, इक्विटी हमारे पास आ रही है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ रही है 245 की, और करंट लायबिलिटीज इसके अलावा ओवरड्राफ्ट आ रहा है। ओवरड्राफ्ट बहुत ज्यादा है, 255 बिलियन का ओवरड्राफ्ट है। कैश हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि सिचुएशन में बताया था, ओवरड्राफ्ट ठीक ठाक वैल्यू पे पहुंचा हुआ है। ठीक है। आगे क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट मुंबई फार्मास्यूटिकल्स। ये कंपनी ने कंपेटिटर का जो है वो सारा डेटा उठाया ताकि वो उसको एनालाइज कर सके। KPL views MPL, Mumbai Pharmaceuticals Limited, as a direct competitor of comparable size and with similar target markets. Using the same class 1, 2, 3 as KPL use themselves, MPL's portfolio mix is as follows. वहां पे क्या था भाई, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्लास 1 में कितने थे? 174, यहाँ कितने? 40। यानी इनके कामयाब प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, थोड़े बहुत ही बस रिसर्च में है। यहाँ पे रिसर्च में बहुत ज्यादा है, सारा पैसा तो इनके R&D पे लग जाता होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो फिर कहाँ से कंपनी के पास पैसे बचते होंगे? जो कमा के देने वाला क्लास 2 का प्रोडक्ट है, क्लास 3 का प्रोडक्ट है, वो यहाँ 15 और 40 है, यहाँ पर वो 30 और 50 है।
बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि क्लास 2 का प्रोडक्ट और बाय रेवेन्यू देखो तो इनको क्लास 2 का जो पेटेंट वाला प्रोडक्ट है वो 40% रेवेन्यू दे रहा है, जहां पे इनके पास एक्सक्लूसिविटी है, सिर्फ यही बेच सकते हैं, जबकि यहाँ पे वो 90% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन इधर 95% है, इनके पास कितना था 65%। अगेन इंडस्ट्री में इनके पास मार्जिन भी अच्छे हैं। लास्ट वाला इनका जो क्लास 3 है वो 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और उसका ग्रॉस मार्जिन भी बहरहाल कम है, क्योंकि कंपेटिटर्स बहुत सारे हैं, तो इतना ज्यादा मार्जिन में बच नहीं रहा होगा। The majority of class 2 and class 3 products are in low growth stable markets. By definition, class 2 products are effectively 100% market share. Class 3 products, MPL is the largest, provided by around 40% of the products in that class. वहां पर क्या था 75% शेयर था क्लास 3 के अंदर, क्लास 2 का खासा कम था। ठीक है, अच्छा इनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें तो तकरीबन 220 बिलियन का रेवेन्यू ये भी कमाते हैं। ये 220 बिलियन के अगेंस्ट कितना मार्जिन कमा रहे थे 180 का, 180 ये कमा रहे हैं 220 के अगेंस्ट 210 का। ठीक है, तो फेयरली स्पीकिंग इनके मार्जिन जो है वो बहुत बेहतर है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अगर देखें तो यहाँ पे 80 इधर 40, ये कम मशीन में अपना काम कर रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस मोरलेस दोनों जगह 30-30 है। ठीक है, फाइनेंस चार्जेस भी इन्होंने अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। यहाँ पे बोरिंग और डेट बहुत ज्यादा है, सारा का सारा कैश उसी में खत्म हो जाता है, और ये प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी कमाते हैं, डिविडेंड भी आगे बहुत अच्छा दे पाते हैं। R&D पे बहुत ज्यादा इनको पैसे खर्च करने नहीं है, इसलिए कोई ज्यादा रिटेन करते नहीं है। इंटेंजिबल इनके कम है, यहाँ पे इंटेंजिबल में हमने एक बहुत बड़ा अमाउंट फंसाया हुआ है, टेंजिबल के अंदर मोर और लेस सेम अमाउंट। कैश इन्होंने अच्छा खासा होल्ड किया हुआ है, जितना हमारा ओडी है इतना इनका कैश है, और फिर इसी तरीके से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी कंट्रोल्ड अंदाज के अंदर है। ठीक है, फिर आ जाते हैं जी अपेंडिक्स 4 पे, प्रपोज्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी प्रोग्राम। The current CSR program extends to, for example, sponsorship of key sporting events, supplier labor practices due diligence। ठीक है, सबसे पहले तो ये स्पोर्ट के इवेंट्स कराना चाहते हैं ताकि लोग मुतवज्जा हो कंपनी की तरफ, कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो। सप्लायर लेबर की प्रैक्टिसेस को बेहतर करना चाहते हैं, शायद उनके लिए कोई कोड वोड बनाने का प्लान हो। लोकल कम्युनिटी सपोर्ट अराउंड आर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो आसपास लोग रहते हैं फैक्ट्री के आसपास उनको सपोर्ट किया जाए। यूनिवर्सिटी स्पॉन्सरशिप एंड रिसर्च फेलोशिप सपोर्ट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को स्पॉन्सरशिप दी जाए और एट द सेम टाइम उन्हें कंपनी के प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करने के लिए आमादा किया जाए। However, the current program does not extend to the charitable provision of products as highlighted in the recent coverage concerning Chloramil. ये चैरिटी में देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस प्रोडक्ट को, और जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि आप दें ताकि अंडर डेवलप्ड एरियाज में इस पे काम करने में आसानी हो और लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट जो है वो अफोर्डेबल बन सके। सही, तो अब ये 3 रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करना है, दोनों के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज करना है कंपेटिटर के लिहाज से, और कंक्लूड करना है अपनी पोजीशन प्रोस्पेक्ट को। 13 नंबर। 6 नंबर 6 इज ऑफ मार्केटिंग, ई मार्केटिंग, और फिर उसके बाद कंपनी का CSR का क्लेम, इसके ऊपर जो बात है उसको रिस्पॉन्ड करना। ओवरऑल लेवल पे 25 नंबर का सवाल है। हमारे पास अब खैर 10 मिनट ही रह गए, तो हम यहाँ पर ऑफ करते हैं। कल इसी सवाल के सॉल्यूशन को हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला। कल ये वाला सवाल हमारा 1 आध घंटे में मुकम्मल हो जाएगा, पौने घंटे में, तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे एक और क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 50 मार्क्स की कैटेगरी का मोस्ट लाइकली वो क्वेश्चन होगा, और इस तरीके से जो है फिर हम उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मैं आप लोगों के साथ वो एक्सेल फाइल शेयर कर चुका हूँ पिछले वाले क्वेश्चन की, ये वाली एक्सेल फाइल तब शेयर कर दूंगा जब हमारे पास इसका सोल्यूशन मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके सीन है, जो पढ़ रहे हो समझ आ रहा है? यार मसला ये, तुम लोग क्लास टाइमिंग एक्सटेंड करने की बात कर रहे हो, एक मैसेज आया सर एक्सटेंड करें क्लास टाइमिंग। तुम लोगों का ऑडिट के साथ क्लैश है, तुम लोगों का टैक्स के साथ क्लैश है, तुम लोगों का MSA 1 के साथ क्लैश है। मैं पढ़ाऊं कब तुम लोगों को? तुम्हारी टाइमिंग ही मैनेज नहीं हो पाती, मुझे उसके साथ BFD की क्लास भी लेनी होती है। अब मुझे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है ना, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स प्लग इन कर एक डायरेक्ट मैसेज कर दें कि सर हमारा इन सब्जेक्ट्स के साथ क्लैश है। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं मैं अब उनके लिए क्लासेस को वो करूंगा, कोई अगर अनरजिस्टर्ड है और उनका क्लैश आ रहा है तो फिर मैं उनके लिए नहीं वो करूंगा। मियाँ तुम वीकडेज की बात कर रहे हो, वीकडेज में भी तो क्लासेस होती